कंफर्म कीजिएगा थोड़ा, हुआ है क्या? ओके सर, यस सर। ओके ओके सर, चलो फिर तो क्या बात करेंगे सर? जीएसटी और वो भी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इंट्रोडक्शन हो गया था लास्ट वीक, प्रीमियर चला था, मैं लाइव नहीं ले पाया था, पर डोंट वरी, लास्ट वीक का जो डिस्कशन है मैं उसको फिर से करूंगा। अगर जितने भी प्रीमियर किया था उसको थैंक यू भी बोलूंगा, और बहुत अच्छा है अगर किया है आप लोगों ने, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं इतना बोलूंगा कि आज सुन लो, ठीक है? आज सुन लो, मैं बताऊंगा, सारा सेक्शंस वाइज डिस्कस करूंगा सर। आईटीसी का काफ़ी डिटेल्स में जाना है अभी। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था, आपको मैं ये बताया था कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये क्या है, कैसे काम करता है, और ऐसा मानो कि जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या बोलूँ सर, डे टू डे जीएसटी जो काम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को लेके बातचीत होता है कि भाई मेरा क्रेडिट है कि नहीं है, मेरा क्रेडिट है कि नहीं है। जैसे हम लोग अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है भाई, अकाउंट्स में मेरे बैंक अकाउंट क्रेडिट है कि नहीं है, इट्स लाइक दैट कि जीएसटी का जो क्रेडिट है वो आपके पास कितना है, उसको एडजस्ट कब करने को मिलेगा, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीएसटी पोर्टल में जाके चेक करना, कितना सारा काम होता है, ठीक है? तो उसको आपको ठीक से समझना होगा। काम तो बहुत कुछ है, बट अगर आपको रूल्स नहीं पता है ना तो आप मुश्किल में पड़ोगे, ठीक है? मतलब ये जीएसटी लॉ है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जिसका जीएसटी या जो कोई भी, नॉट जस्ट जीएसटी, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो भी आप लोग पढ़ते हो, लाइक कंपनी लॉ हो, इनकम टैक्स हो, प्रोविजन जितना स्ट्रांग रहेगा आपका, रियल लाइफ प्रैक्टिस में आप उतना दमदार परफॉर्म कर पाओगे। ये बात तो आप गांड बांध लो सर, सीरियसली। रिसेंटली मेरा एक ऐसा ही पर्सनल प्रॉब्लम में कुछ लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, बट हाँ ये बिजनेस लॉ रिलेटेड नहीं, कुछ अलग टाइप का, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो भी है, तो मैं किसी के पास सजेशन के लिए गया था। तो पहले मैं जिसके पास गया था वो प्रोफेशनल तो है, मैं उनसे सजेशन तो लिया, बट उनका सजेशन ना मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब ठीक इन द सेंस प्रॉपर गाइडेंस नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब इट्स लाइक दैट कि कैसे भी करके थोड़ा मेरे से पैसा ले लेगा, बस यही चल रहा है धंधा। प्रोविजंस को भी प्रॉपरली मेरे को समझा नहीं पा रहा है कि क्या होगा, किस लिए होगा। फिर मैं सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और के पास फिर से गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है, ठीक है? तो फिर मैं सेकंड ओपिनियन के लिए गया। फिर सेकंड ओपिनियन में जिसके पास गया, बाय गॉड गॉड ग्रेस की, वो सही निकले, और मुझे लगा कि ये जो भी बता रहे हैं इनको पता है, नॉलेज है, और मेरे को अच्छा गाइडेंस मिला। मेरे को लगा कि हाँ सही बता रहे, क्योंकि कुछ लॉ मुझे भी पता है लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो जो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करता है और जो एक्चुअली लॉयर है उनको और अच्छे से पता होगा। तो जैसे ही वो मेरे को बता रहा था ना, हर पॉइंट मेरे को समझ आ रहा था कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लॉजिक एक काम करता है ना मन में। तो प्रोविजंस के ऊपर बेस करता है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे, बिकॉज वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। तो एज ए प्रैक्टिस इन भी, पर बात सिर्फ पैसा आंटने का नहीं है कि भाई क्लाइंट आया चलो फंसा लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। क्लाइंट को प्रॉपर गाइडेंस देके उसका काम को सटीक करना, ये प्रोविजंस का सबसे बड़ा खेल है। सुनने में, पढ़ने के टाइम पे आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हो, आई अंडरस्टैंड, पर सर बोरिंग नहीं, आप प्रैक्टिकलिटी को समझो, ठीक है? चलो मैं आपको लेके चलूंगा आज आईटीसी के अंदर, बहुत सारा बात करूंगा। एक तो सेक्शन वाइज, सेक्शन 16 वगैरह में बहुत कुछ है, सेक्शन 36 का एरिया है, उसमें तो बात करना ही है। लेकिन उससे पहले आपको आईटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो लेटेस्ट ट्रेंड में हुआ है। इनपुट आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें कुछ फैक्ट हुए, फैक्ट इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लड़ाई कर रहा है आईटीसी को लेके, क्रूसेड चल रहा है। तो उस क्रूसेड के बारे में बताऊंगा। क्रूसेड समझते हो ना, जो वैसे कि यूरोपियन नेशंस में क्रूसेड हुआ था, धर्म युद्ध बोला गया था उसको, मतलब उनका क्रूसेड, ठीक है? तो रिलीजियस मैटर को लेके बहुत मुश्किल था। तो क्रूसेड वर्ड वहां से आया है, स्पेशली लैटिन नेम है ये सब, रोमन नेम है। तो क्रूसेड, ये आईटीसी मिलने का क्रूसेड किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी भी लड़ाई चल रहा है, ठीक है? तो क्या लड़ाई है, किस तरह का बात है, चलो मैं पहले आपको क्रूसेड समझाता हूँ, और फिर मैं आपको लेके चलूंगा रियल लाइफ प्रोविजंस पे कि आईटीसी रिलेटेड मैटर इतना वाइटल क्यों है, आपको समझ आ जाएगा। चलो सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और अच्छे से सुनना ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है? ऐसे आप लोग सुनते हो, आई नो।
तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। फिर मैं आता हूँ सर। जिस एक्चुअली ये सभी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है सर। आप लोगों का जो एरिया ऑफ डिस्कशन है एग्जाम के लिए, उसमें आपको अलग अलग डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसा सवाल प्रेडिक्ट करेगा सर। डेफिनेशंस पूछेगा जीएसटी एंड आईटीसी रिलेटेड। डेफिनेशंस डायरेक्टली नहीं पूछता, डेफिनेशंस का जरूरत पड़ता है प्रोविजंस को लिखने के टाइम पे। आपको एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, आईटीसी कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है आईटीसी के लिए, ठीक है, मतलब इनपुट क्रेडिट के लिए कौन एलिजिबल है नहीं है, किसका क्रेडिट ब्लॉक किया जाता है, कितना ब्लॉक किया जाता है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, आगे बताना पड़ेगा मुझे। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, आईटीसी को या इनपुट क्रेडिट को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ऐसा वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इस आईटीसी क्लासेस में बताते जाऊंगा सर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, जैसे मैं इंट्रो क्लास में आपको क्या बताया था, आपको याद होगा कि व्हाट इज इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी एंड हाउ टू क्लेम इट। एक बेसिक बात किया था मैं आपसे कि इनपुट क्रेडिट क्या होता है। आई होप ये नोट्स आप लोगों को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है प्लीज़ मुझे बताइएगा सर, मैं फिर से शेयर कर लूँगा। कई बार होता है मेरे से मिस्टेक, किसी को नहीं मिलता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट क्रेडिट में समझाया था। इनपुट क्रेडिट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एक ग्राफिकल चार्ट दिखाया था, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। ये जीएसटी में रिवोल्यूशन है सर, ठीक है, ये जीएसटी में रिवोल्यूशन है। आई होप आप लोगों को याद है कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और आजकल तो जीएसटीआर 3 का भी बहुत गजब का यूज है सर रियल लाइफ में। तो जीएसटीआर 1 में जो सप्लायर है वो अपना डिटेल्स अपलोड करता है, तो जीएसटीआर 2 में जो रिसिपेंट है वो उसको ऑटोमेटिकली समझ पाता है और फिर जाके वो क्रेडिट अवेल कर पाता है। तो ये चर्चा मैं किया था आप लोगों को इंट्रो लेक्चर्स में। तो ठीक है, इसका क्या ज़रूरत है और क्यों मैं इसको फिर से याद दिला रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पूरा समझ या कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैंने आपको सोचा कि एक बार जीएसटी क्रूसेड के बारे में बता देते हैं, जो लास्ट ईयर से चल रहा है सर। ये बात मैं लास्ट ईयर भी बोला था, मतलब लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था 2021 में, और 22 में भी मैं एक बार आपको बोल देता हूँ कि भाई ये जीएसटी क्रूसेड क्या है और क्या ये लड़ाई अभी भी चल रहा है। यस, ये लड़ाई अभी भी चल रहा है। तो ये कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स में, कुछ न्यूज़ मैगजीन में इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो ये चर्चा क्या है, स्टोरी को ध्यान से फटाफट 5 मिनट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सर। देखो स्टोरी क्या है। अ फ्यू डेज बैक, तब का बात है, मतलब ये जस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर पुराना बात है सर, ठीक है। द गवर्नमेंट सेड दैट इट हैड नेटेड क्लोज टू 1.15 लाख करोड़ इन जीएसटी ड्यूरिंग दिसंबर 2020। ये रिसेंट ट्रेंड में तो और ज्यादा हो गया, 1.5 लाख करोड़ के आसपास छू गया रिसेंट जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। तो ये पुराना डेटा है थोड़ा, बट बहुत पुराना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं 4-5 साल पुराने डेट में तो जीएसटी था ही नहीं। तो जस्ट कुछ दिन, कुछ साल, 6-7 महीना, 8-10 महीने की पुराना बात है। तो क्या खेल है, दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.15 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया था। तो यही गवर्नमेंट का टारगेट है कि गवर्नमेंट को जो जीएसटी नहीं मिलता है वो गवर्नमेंट को मिले, बिकॉज जीएसटी इवेशन बहुत होता है। जीएसटी इवेशन इन आवर कंट्री बहुत होता है, ठीक है, करते हैं सर, बहुत लोग जीएसटी इवेट करते हैं। भारत में लोगों का ऐसा ही मानसिकता है कि जितना टैक्स कम देना पड़े, ठीक है। लेकिन सर इससे गवर्नमेंट को लॉस है, इससे गवर्नमेंट को बहुत लॉस है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक इतना बड़ा कंट्री है, इसको चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, और वो सबसे पैसा नहीं मांगता। जो ज्यादा बिजनेस करते हैं, जो ज्यादा कमाते हैं, वो उनसे पैसा मांगते हैं, भाई टैक्स दो। और टैक्स एक्विज करना भारत जैसे कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। भारत कोई दुबई नहीं है कि वो टैक्स को छोड़ दे क्योंकि तेल बेच के इतना पैसा मिलता है। हमारे पास कोई ऐसा तेल जैसा चीज तो है नहीं कि, और 140 करोड़ की आबादी है। तो भारत जैसा कंट्री को चलाने के लिए टैक्स का पैसा बहुत जरूरी है सर, बिकॉज हमारा इनकम का सोर्स अलग होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे कोई प्रोडक्ट में ज्यादा डील नहीं करते। इट्स नॉट लाइक रशिया, नॉट लाइक दुबई या मिडिल ईस्ट का कंट्री जिसके पास तेल वगैरह बहुत है और तेल बेच के वो 5-10 करोड़ पॉपुलेशन को संभाल लेते हैं। बट वी आर नॉट 5 to 10 करोड़, वी आर 140 करोड़। तो ये बात तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर 2 मिनट सोचोगे ना, आपको समझ आएगा कि क्यों सरकार को इतना पैसा जरूरी है, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहा है अलग अलग सोर्स से। मैं आपको गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन भी बहुत बार शो किया कि गवर्नमेंट किस तरह से अलग अलग सोर्स से रेवेन्यू कमाते हैं। दिखाया ना सर मनी पाइपलाइन? अरे यस सर।
दिखाया। ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, तो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा 2020-21 का ही डेटा है, ठीक है, 19-20 का। इसमें आप देख सकते हो कि जीएसटी से गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 6.1 ट्रिलियन कमाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई जीएसटी देने में दिक्कत करेगा सरकार को, या गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, तो सरकार क्या करेगा? क्रूसेड तो करेगा। तो वही बात चल रहा है कि क्रूसेड क्यों मैं बोल रहा आपको, ठीक है। तो क्रूसेड को लेके सरकार ने क्या किया, 2 मिनट सुनो। तो ये जो 1.5 लाख करोड़ का जो कलेक्शन 2020 दिसंबर में चालू हुआ, दैट नेवर हैपेंड बिफोर। इससे पहले इतना कलेक्शन नहीं हुआ था। इट्स अ न्यू रिकॉर्ड फॉर जीएसटी काउंसिल, बहुत बढ़िया बात है। और जीएसटी लाने के पीछे सरकार का वैट सीएसटी वगैरह हटा के, सर्विस टैक्स हटा के, हाँ सबको हटा के जीएसटी लाया गया। एंड while the jump has been primarily attributed to an increase in business activity and festive season sales, many experts also contend that the government crusade against tax evaders has borne fruit. In fact, the government has initiated action against 7,000 offenders, arrested 187 individuals in the past weeks. Even अभी भी चल रहा है, अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, बहुत लोग फंसा गया है, ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जो बेसिकली क्लाइंट के बिहाफ में फेक बिल बना के आईटीसी क्लेम कर रहा है। करोड़ों का घोटाला चल रहा है दिल्ली में, कोलकाता में, हाँ बेंगलोर में, कहाँ कहाँ नहीं है। आप ढूंढोगे तो हर हर 2-3 महीने में ही आपको कुछ ना कुछ खबर मिलेगा। और ये जो खबर आपको मिलता है ना, ठीक है, जीएसटी फ्रॉड, आप जस्ट गूगल करो आपको दिखेगा। अरे देखा कि नहीं कभी कभी भी आप लोग? हाँ, आईटीसी फ्रॉड का न्यूज जरूर देखे होंगे आप लोग, नहीं देखा किसी ने भी? बोलो सर। স্যার আপনি তো বলেছিলেন মনে হয় একবার, उल्टा এই যে স্যার অনেকজনকে স্যার এই যে মানে ইয়ে করা হয়েছে, স্যার কেস হয়েছে ये চার্টার देखो অ্যাকাউন্ট ना, ये देखो एक्सपोर्ट फार्म डायरेक्टर अरेस्टेड फॉर, 90 हाँ सर ये देखो, ये 5 दिन पुराना न्यूज है। ये देखो, रायगढ़ नवी मुंबई इमर्जिंग एज ए न्यू हब फॉर जीएसटी फ्रॉड। ये देखो, नवी मुंबई इज द न्यू एरिया ढूंढ के निकाला गया, ठीक है। ये 3 दिन पुराना न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है। इज अ न्यू हब फॉर जीएसटी फ्रॉड, मतलब ये फ्रॉड बहुत चल रहा है करोड़ों का। ये देखो न्यूज भर भर के हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा आंख खुला रखोगे आपको दिखेगा। सेंट्रल जीएसटी एंटी इवेजन यूनिट रायगढ़ has arrested graduate student who launched 15 शेल कंपनीज। क्या लॉन्च किया था? 15 शेल कंपनी। सेल कंपनी समझते हो ना? अरे यस सर। क्या होता है सेल पेपर पे कंपनी? कंपनी। हाँ सर, पेपर का पेपर पे कंपनी, कंपनी। हाँ पेपर पे कंपनी। वास्तव में उसका कोई खेल नहीं है, वो जो भी है पेपर में है। मतलब फेक कंपनी है जो वास्तव में कोई काम नहीं करता, ऐसा दिखा के उनके उसके नाम पे बिल रेज करके कंपनी चल रहा है, लेकिन बिल जो बन रहा है वो एक्चुअली कोई काम ही नहीं है उसका। जनरेट फेक इनवॉइस ऑफ रुपीज 180 करोड़ एंड फ्रॉडुलेंटली अवेल आईटीसी, 33 करोड़ का आईटीसी अवेल किया। This is the third such arrest in the last fortnight, and according to the government, Raigad and Navi Mumbai are emerging as a new center for GST fraud. Earlier, two Navi Mumbai's, एक सेकेंड, क्या देखो ये सब समझ में आ जाएगा आपको। Earlier, 2 Navi Mumbai-based residents were arrested for issuing fake invoice under metal scrap business to the tune of 135 crore and fraudulently availed 25 crore ITC। 25 करोड़ का आईटीसी अवेल किया, ठीक है, 25 करोड़ का आईटीसी अवेल किया, लेकिन वो फेक है जिसका वास्तव में कोई बिजनेस नहीं है। तो ये मुश्किल है ना सरकार के लिए? बोलो सर, क्या बोलते हो, मुश्किल है कि नहीं है? हाँ यस सर, अपने घर से थोड़ा ना देगा सरकार। वही तो बात है, सरकार क्या अर्न करता है? सरकार का कोई अर्निंग नहीं है, हमारा अर्निंग ही सरकार का अर्निंग है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्रेस में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो 187 इंडिविजुअल्स को, ये 2020-21 में ऐसा हालत है। अभी आज भी देखो, आज भी आपको दिखाया मैंने। बट द ट्रूली अंडरस्टूड दिस स्टोरी, ये क्या चलता है, ठीक है, ये किस तरह से होता है, इसको थोड़ा सा देख लो एक बार, आपको समझ में आ गया कि आईटीसी जानना कितना जरूरी है। सिर्फ आप लोग तो प्रोफेशनल हो ही, सीए सीएम में बच्चे को तो जानना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर किसी को जानना चाहिए जो भी बिजनेस करता है, कोई भी बेसिक एमबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, एवरीबडी, सबको जानना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, जीएसटी में काम करते हो, ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मॉडस ऑपरेंडी। ये मॉडस ऑपरेंडी मतलब एक तरीका, ठीक है, एक गलत काम नहीं बोलेंगे, स्पेशल काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसके थ्रू से बेसिकली ये फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। इसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, लैटिन फ्रेज, ठीक है।
modus operandi. It's a Latin phrase of some of these people. And perhaps the most popular one with the lot includes what is called an input tax credit. ये जो भी चल रहा है ये ITC को लेके चल रहा है, जो हमारा हीरो है, ठीक है, अभी कुछ दिन चलेगा ITC में बात, ठीक है, मतलब ये GST का भी हीरो है, ठीक है। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ कि GST में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ITC है, ठीक है, तो इसको ठीक ठाक से मैनेज कर पाना बहुत जरूरी है। तो क्या है, सपोज आप एक बिस्किट मेकर हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, यू बाय ऑल द की रॉ मटेरियल्स। आप अगर बिस्किट, अगर आपका बेकरी है, आप बिस्किट मेकर हो, आपको रॉ मटेरियल चाहिए जिसमें आपको डो चाहिए, शुगर चाहिए, चॉकलेट चिप्स चाहिए, है ना, आजकल तो ये सब बिस्किट्स बनता है। एंड थिंक ऑफ व्हिपिंग अप द बेस्ट बिस्किट्स इन टाउन, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली यू आर लुकिंग टू पे फॉर दिस इंग्रेडिएंट्स इन फुल, जो भी पेमेंट आप करोगे, है ना, बट यू आर वरीड अबाउट समथिंग एल्स, बट आपके मन में कुछ और चिंता है। व्हेन यू बाय द शुगर, डो एंड द चॉकलेट चिप्स, you will pay GST, say for example 100 rupees, and they call it an input tax since the GST was levied on your input materials, ठीक है। ये जो 100 आपने GST दिया, ये आपने इनपुट मतलब परचेज के टाइम पे दिया ना, परचेज के टाइम पे अगर आपने 100 का GST दिया, दिस इज योर ITC, जिसको आप बाद में सेल के टाइम पे क्लेम कर पाओगे, यस और नो? यस सर। अब खेल यहीं पर है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेल दिस बिस्किट्स, जब आप बिस्किट्स को सेल करोगे तब क्या होगा, खेल देखो, योर कस्टमर्स विल पे GST। जब आप बिस्किट सेल करोगे तब आप GST पे करोगे कि आपका कस्टमर पे करेगा? बोलो सर, जल्दी बोलो। कस्टमर GST, है ना। योर कस्टमर्स विल पे GST ऑन द फुल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द इंग्रेडिएंट्स। उसके अंदर आपने जो जो इंग्रेडिएंट्स खरीदा था, वो सारा इंग्रेडिएंट्स का दाम के ऊपर भी GST पे करेगा ना वो कस्टमर। That is then paying the tax on sugar, dough, chocolate chips, and one more time. This can't happen. So the government with a cut deal, they will tell you, listen, you don't have to pay the entire sum. गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि आपको पूरा सम में नहीं पे करना है। फॉर इंस्टेंसेस, ये मैंने लास्ट दिन भी आपको क्वेश्चन करा के दिखाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा फ्रॉड को देखो, गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज GST ऑन द फाइनल प्रोडक्ट टैलीज अप टू 180, फाइनल प्रोडक्ट पे GST 180 हो रहा है, then you can argue that you already paid 100। आप क्या बोलोगे सरकार को? आप जब सेल कर रहे हो तब आपका कितना हो रहा है, 180 का GST हो रहा है ना। गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स मांगता है, आप क्या बोलते हो कि भाई मैंने 100 तो दे के रखा, या फिर आप ऐसे बोलोगे मेरे पास ITC है 100 का, इनपुट टैक्स अर्लियर एंड फॉरवर्ड ओनली 80 टू द गवर्नमेंट। ये तो आप लोगों को पता है, आप 100 ITC क्लेम करोगे और 80 सरकार के घर में दोगे। सो इफ यू हैव एन इनवॉइस, अगर आपके पास इनवॉइस है एंड शोइंग दैट यू पेड फॉर दोस इंग्रेडिएंट्स एंड इट वाज टैक्स्ड ऑलरेडी, देन यू कैन रिड्यूस योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। लेकिन ये जो 100 आप क्लेम कर रहे हो ना, आपके पास इसका इनवॉइस होना चाहिए, है ना सर। अरे भाई किसके बेसिस में काम कर रहे हो, बेसिस क्या है, प्रूफ तो करना पड़ेगा। 100 जो क्लेम कर रहे हो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, यस और नो, और जेन्युइन प्रूफ दिखाना चाहिए ना, चालान, बिल, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ तो होगा आपके पास कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया था और मेरे सप्लायर ने मेरे को बदले में ये दिया था, है ना। वो ऑथेंटिक GST रजिस्टर्ड या GST नंबर वाला बिल होना चाहिए। बट द ओनली प्रॉब्लम इफ यू वेर टू चांस अपॉन ए फेक इनवॉइस, प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको फेक इनवॉइस बनाने का चांस मिल जाता है, दैट कुड प्रूव यू पेड बॉटलोड्स ऑफ इनपुट टैक्स। जो आपने देखा अभी नवी मुंबई में किस तरह से 33 करोड़ 25 करोड़ का फेक इनवॉइस बनाया, सेल कंपनी बना के, एक एक्स लिमिटेड बना दिया, एक वाई लिमिटेड बना दिया, जो कंपनी वास्तव में है ही नहीं, और इनके नाम पे बिल रेज किया आपने। ऐसा कंपनी जो बिल दिया आपको बट वो कंपनी वास्तव में है नहीं। अब ये तो स्क्रूटनी पे चेक होता है ना, GST ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा तब ना पता चलेगा। अगर ऑफिसर भी पैसा खा के बैठा हुआ है, वो भी करोड़ों खा के बैठा है, तो फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वहीं पर है, अगर सब पैसा खा के, मतलब वैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं, बड़ा फेमस बात है, सोर्सेर मध्य भूत आछे, हाँ ऐसा बोलते हैं कि अगर सोर्सेर मध्य यदि भूत থাকে, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, सरसों होता है ना, सरसों तो कहा जाता है कि सरसों पेड़ में भूत रहता है, घोष रहता है, तो ये एक कहावत है। मतलब अगर सरसों के अंदर ही भूत है तो फिर भूत कैसे भगाओगे, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो बात यहीं पर है सर, अगर ऑफिसर से करप्टेड है तो फिर ये करप्शन पकड़ना मुश्किल है। बस थोड़ा सा दबंग टाइप का कोई चाहिए जो आके इस प्रॉब्लम को दूर करे, ठीक है, और पब्लिक ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। यू कुड गेट
एक सेकेंड सर। तो क्या बन रहा है सर, देखो, तो इनफैक्ट इन द अर्ली डेज द प्रॉब्लम वाज, ये पहले क्या होता था, वैट के टाइम पे तो और ज्यादा था, ठीक है, you could get away paying paltry of sum to the government. In fact, in the early days, problem was extremely rampant because the government had trouble matching the invoice. सरकार के पास invoice match करने का कोई proper software या technology नहीं था from the buyers and the sellers to see everything checked out. जैसे कि आपको मैं लास्ट दिन समझाया था ये वाला पॉइंट, जीएसटीआर 1 पे सप्लायर अपना डिटेल्स देता है, ठीक है, ये देखो मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, जो मैं आपको लास्ट वीक समझाया था, मतलब लाइव क्लास में, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेच रहा है और वो जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, ठीक है, रिटर्न फाइल कर रहा है जिसमें वो अपना सप्लाई का डिटेल्स देता है। नाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। अभी मिस्टर बी कौन है, बायर है, लेकिन मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट करेगा, डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2, मिस्टर बी जो रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 2 में, और ये 1 का डेटा 2A में रिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे ही मिस्टर बी फाइल करेगा अपना डेटा ये मैच करेगा, और ये जो भी जैसे ही मैच कर गया सप्लायर और रिसिपेंट, सप्लायर और रिसिपेंट मतलब अब बायर, ठीक है, दोनों का डेटा जैसे मैच करता है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज गेट्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर एंड मिस्टर बी कैन स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और गेट रिफंड। अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट मिलेगा, अगर देना पड़ेगा तो उनको मतलब या तो उनको रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी सिस्टम है, और गेट रिफंड। तो सवाल यही है कि ये मैचिंग सिस्टम, जो बिल इनवॉइस का सिस्टम सप्लायर के साथ रिसिपेंट का, ये पहले कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होता था, तब मुश्किल होता था कि कैसे इसको मैच करें, और ये प्रॉब्लम के कारण, हाँ सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? Okay. The government had trouble matching the invoice from the buyer and the sellers to see if everything checked out. For instances, if the biscuit manufacturer were claiming to have paid input tax, biscuit manufacturer, आप कौन हो हमारे एक एग्जांपल में, आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर हो और आप क्लेम कर रहे हो कि आपने आईटीसी दिया किस पे, आपने आईटीसी दिया शुगर पे, आपने आईटीसी दिया डो पे, आपने आईटीसी दिया चॉकलेट चिप्स पे, मतलब आपने जीएसटी पे किया, इनपुट टैक्स पेमेंट किया आपने, ठीक है, इनपुट टैक्स आपने पेमेंट किया शुगर पे, डो पे, चॉकलेट पे, ठीक है, then the government should have been able to look at his supplier's invoice. अगर बायर क्लेम करता है तो सप्लायर के इनवॉइस में भी तो उसको मैच करना चाहिए एंड वेरीफाई द क्लेम, है ना, इसको वेरीफाई करने का कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो ये द प्रिंट बोल के जो फेमस न्यूज मैगजीन है, तो उसमें एक पॉइंट आया था, आर्टिकल आया था, तो उसमें आप लोग जानते हो ना प्रिंट बोल के, अच्छा अच्छा इकोनॉमिकल न्यूज देता है दी प्रिंट, सो वेरी फेमस, आप लोग भी गो थ्रू कर सकते हो कभी, अच्छा अच्छा बात करता है वहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ जो भी रेलिवेंट लगता है जो मैं पढ़ता हूँ। The GST regime suffered its biggest setback when the technological network was unable to deliver. इसका मेन प्रॉब्लम था जीएसटी में जब टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क डिलीवर नहीं कर पा रहा था। द जीएसटी काउंसिल, द एपेक्स गवर्निंग बॉडी फॉर द रिजीम, मतलब ये जीएसटी का जो मेन है सर, वो जीएसटी काउंसिल है जो पूरा जीएसटी मैटर को देखता है, was forced to recommend one simple form, एक फॉर्म लाया जीएसटीआर 3B, ये आजकल बहुत पॉपुलर है, doing away with the need of invoice matching, a practice where invoice uploaded by the buyer have to match with the ones uploaded by the seller for claiming credit. And panel also put forms like GSTR 2 and GSTR 3, two forms that were initially part of the plans to verify transactional details, पहले जो था GSTR 2 3, ठीक है, uploaded by the buyer and the seller on the back burner. This saw many evaders using this loopholes to claim input credit. आजकल GSTR 3 भी हो गया जहां पर दोनों का एक समरी दिखाता है, ठीक है, GSTR 3B में दोनों का डिटेल्स दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, fraudsters were also floating dummy companies using bogus address, issuing fake GST invoice for a commission. They ran a racket based on this simple premise. However, over time the government has caught up, maybe not entirely, obviously अभी बहुत बाकी है, ये एक साल पुराना बात किया मैं आपसे आज, और अभी मैं आपको न्यूज दिखाया 2 मिनट पहले नवी मुंबई का, but they are getting here. In a month-long campaign that included the use of data analytics tools and the income tax department, GST official have unearthed a fake invoice racket 11,500 crore. ये मैं 2020-21 का बात कर रहा हूँ। तो अगला और भी एक साल निकला है
आप शायद सोच सकते हो कि और कितना मतलब बाहर आया होगा। 11,500 करोड़ का फेक रैकेट, मतलब इनवॉइस, फेक इनवॉइस निकला सर। मतलब सरकार का बहुत बड़ा बैम्बो किया इन लोगों ने। एंड होपफुली इफ दे कीप दिस अप, जीएसटी कैन डे वन डे लिव अप टू द लॉफ्टी प्रोमिसेस इट वंस हेल्ड। मतलब धीरे धीरे जीएसटी कलेक्शन और बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है इसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा जगह लेगा। और जैसे कि आप सबको पता है कंट्री को रन करने के लिए टैक्स का कितना जरूरत है, और उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। सो आईटीसी समझना, आईटीसी का प्रोविजंस को समझना, रूल्स को समझना। देखो भाई, फ्रॉड स्टार तो फ्रॉड करेगा, है ना, लेकिन कुछ लोग तो होंगे ना जो फ्रॉड को कम करने का काम करेगा। ठीक है, अब दुनिया भर में एक चीज तो युग युग में देखा गया, मतलब जितना भी आप पुराने हिस्ट्री में जाओगे, खराब लोगों का संख्या ज्यादा होता है और अच्छा लोगों का संख्या कम होता है। मतलब ऑनेस्ट लोग हमेशा सोसाइटी में मतलब कम होता है, इन द सेंस बुराई ज्यादा दिखता है, बुराई में पावर बहुत होता है। लेकिन जो ऑनेस्टी होता है ना, ऑनेस्ट लोग संख्या में कम होता है, बट सर अल्टीमेट जीत उनका होता है। चाहे आप किसी भी पुराने जमाने का स्टोरी देखो, हिस्ट्री देखो, जीता तो वही है जो सच्चाई के राह में चला है। समय थोड़ा लगता है, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे आगे जीएसटी का, आईटीसी का जो सेक्शन वाइज डिस्कशन है उसको करेंगे। लेकिन प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट या इसका यस क्या सर। रोल प्ले होगा, हाँ सर। है ना। तो वेरी बिग बिग पिक्चर सर। अगर मॉनेटरी वैल्यू वाइज भी सोचते हो तो इट्स अ बिग मैटर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल था, एक प्रैक्टिकल एक मार्केट में चल रहा था। तो थ्योरी तो मैं बोला नहीं आपको, मैं आपको थ्योरी तो अभी बोलूंगा, लॉ अभी बताऊंगा आपको, बट इतना देर से मैं आपको जो बता रहा था ये फैक्ट्स दे रहा था आपको कि मार्केट में क्या हालत है। ठीक है, ये कहानी है बट कहानी चल रहा है। ठीक है, मैं आपको न्यूज में भी दिखाया। तो यहाँ पर आवाज हो रहा है, तभी मैं सोचा कि किस तरह का आवाज दिख रहा है। बंद करो इसको। ठीक है, मैं सोच रहा कि कोई आप लोगों में से कुछ बोल रहा है। यहाँ पर वो वीडियो चल गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर, तो आगे ध्यान देते हैं। चलो सेक्शन वाइज पॉइंट पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है आईटीसी के अंदर। हाँ सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी जानना है, और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल्स में। ठीक है, और सेक्शंस में। तो अगर मैं थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट का इतिहास के बारे में बात करूं, 2 मिनट। हाँ, टैक्स क्रेडिट का हिस्ट्री जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। इतिहास है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब ये टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिस्ट्री। मतलब आज तो जीएसटी है 2017 के बाद से, बट इससे पहले क्या चलता था? हाँ सर, आप लोगों को पता होगा, वैट चलता था, है ना, सीएसटी वैट, चलता था। सीएसटी। वेरी गुड सर, सर्विस टैक्स, है ना, ये सब चलता था। तो तब का सिचुएशन कैसा था, क्या प्रॉब्लम था, और जीएसटी में क्या चेंजेस या बदलाव आ गया? फटाफट सुन लो, बहुत जरूरी नहीं है बट जानना जरूरी है। इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम द क्रेडिट मैकेनिज्म, मतलब ये जो आईटीसी के बारे में मैं आपको बात कर रहा तब से, ये जो क्रेडिट मैकेनिज्म है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, वाज गवर्न बाय सेन वैट क्रेडिट रूल्स। एक क्रेडिट रूल होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स इस नाम से चलता था 2004। एंड द क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर स्टेट लेवल वैट ऑन सेल ऑफ गुड्स वाज गवर्न बाय द स्टेट्स। और एक चलता था स्टेट लेवल में, ठीक है, स्टेट लेवल वैट ऑन सेल ऑफ गुड्स वाज गवर्न बाय द स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चलता था एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट देखता था, और स्टेट गवर्नमेंट अलग से स्टेट वैट देखता था अंडर देयर रिस्पेक्टिव वैट लॉज। हर स्टेट का अलग अलग जो भी वैट का रूल्स था, ऑलमोस्ट सेम ही था, बट रेट थोड़ा बहुत अलग अलग होता था। द वैट लेजिस्लेशन अलाउड आईटीसी ऑफ वैट, मेनली सर प्रॉब्लम वैट को लेके ही था, और बाकी किसी के साथ किसी का मैचिंग नहीं था। द वैट लेजिस्लेशन, जो वैट का जो रूल्स था, अलाउड आईटीसी ऑफ वैट ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इन ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। यस, वैट के टाइम पे जो लोग वैट कभी किए हो, अगर किसी ने भी कभी वैट का कैलकुलेशन किया है पहले, मे बी इन कॉलेज लेवल, ठीक है, हम लोगों को तो वैट ही करना पड़ता था उस टाइम पे।
तो वैट का आईटीसी के साथ मतलब आईटीसी जो होता था वो वैट में एडजस्ट होता था, बट और किसी के साथ, एक्साइज के साथ, सर्विस टैक्स के साथ किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए बोला देखो, बट नॉट ऑन इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स कमिंग इन द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि आउटसाइड स्टेट में आने से उसमें सीएसटी लगता था, ठीक है, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट या आईटीसी नहीं होता था। मतलब अगर आप दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट परचेस करते हो उसका कोई आईटीसी क्लेम नहीं होगा। ये क्या बात हो गया सर, अपने स्टेट के अंदर जो भी परचेस सेल होगा वो एडजस्ट होता है, लेकिन जब भी स्टेट चेंज हो जाएगा उसको आप क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिकली सिंक नहीं करता था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, लिंकअप नहीं था, और प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी नहीं था। तो सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 अलाउड एवेलिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। ये सेनवेट रूल में क्रेडिट यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन वो उतना भी मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब प्रॉपर वे में उसको मैनेज करना मुश्किल था, ठीक है, बिकॉज ये अक्रॉस द कंट्री, ये पूरा खेल अक्रॉस द कंट्री, वन इंडिया, ठीक है, पूरा भारत में पूरा मैटर को फैलना था, पूरा भारत में जो भी बिजनेसेस हैं उसको मैनेज करना था, उनका आईटीसी क्लेम था, दैट आईटीसी से बाकी आईटीसी का मैच नहीं होता था, तो मुश्किल चल रहा था। द क्रेडिट अक्रॉस गुड्स एंड सर्विस वाज इंटीग्रेटेड इन सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 में तो था, स्टेट लेवल वैट भी था, बट GST regime promises seamless credit on goods and service across the entire supply chain. Entire supply chain मतलब पूरा भारत में कोई भी स्टेट से कोई भी स्टेट में चले जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जहां से मर्जी गुड्स लाओ, प्रोडक्ट लाओ, बट आपको एक सीमलेस क्रेडिट मिलेगा। यही जीएसटी का सबसे बड़ा पावर था। 2000 से आप लोग जो लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी कर चुके हो उनको पता होगा कि 2000 से कोशिश चल रहा है जीएसटी लाने का, और 2017 में जाके जीएसटी मतलब एक्ट पास हुआ। एक्चुअली 16 में मैटर डिसाइड हो गया था और 17 से एप्लीकेशन चालू हुआ। 17 साल लग गया होगा सर जीएसटी लाते लाते। कितना लॉस हुआ होगा सोचो, हाँ, कितना बिजनेस डेवलपमेंट में दिक्कत हुआ होगा, 17 ईयर्स लग गया। प्रॉब्लम एक ही था कि हमारे देश में कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं था। प्रॉब्लम यही था सर, हमारे देश में प्रॉब्लम यही था कि सिंगल गवर्नमेंट का सरकार होने से अच्छा हो या बुरा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लेकिन जब भी खिचड़ी सरकार बनाए थे ना हम लोग, ये इंडियंस का प्रॉब्लम है, ठीक है, खिचड़ी सरकार बनाता है। जो भी हो, देश चलाने के लिए डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम समझो, इतना बड़ा कंट्री को देखने के लिए अगर खिचड़ी सरकार बनेगा तो आप समझ सकते हो ना कैसे रूल पास होगा। रूल को पास कराने के लिए सिंगल गवर्नमेंट भी तो होना चाहिए, मेजोरिटी गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। पावर दो, एक कैप्टन के हाथ में दो, एक जैसे कि अगर मानोगे ना क्रिकेट टीम में अगर दो दो कैप्टन हो जाएगा, विराट कोहली भी डिसीजन लेगा और रोहित शर्मा भी डिसीजन लेगा, कैसा होगा आप ही बताओ, हार जाएगा। है ना। तो ये मुश्किल है, सुनना सबका पड़ सकता है, विरोधी का सुनो, अलग अलग अलायंस पार्टी का सुनो, बट डिसीजन मेकर तो एक होना चाहिए। बट पहले क्या होता था 2000 से लेकर 2017 तक, प्रॉब्लम ये था कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का गवर्नमेंट नहीं होता था, या तो एनडीए होता था, ये पॉलिटिकल ड्रामा है, और या तो यूपीए होता था, मतलब कांग्रेस एंड उसका संगी साथी, और या तो बीजेपी एंड उसका संगी साथी। ये प्रॉब्लम था, मतलब किसी पे एक एक पार्टी पे भरोसा नहीं हो रहा था। शायद ये भारत का किस्मत था, समय लगा सोचने में, तब जाके 2014 में एक सिंगल पार्टी आया। जैसे इस बार हो सकता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए आप बाहर आ जाए और कांग्रेस खत्म हो जाए, जिस तरह से आप रिवॉल्यूशन कर रहा है। हाँ, पंजाब में क्या फ्लड कर दिया सर आपने, हाँ, आप लोगों ने खबर देखा। बाकी बीजेपी का तो पता था, लेकिन आप ऐसा करेगा पता था, बट इस तरह से करेगा समझ में नहीं आया था। हाँ, खबर रखे हो क्या आप लोग इलेक्शन का? आउट ऑफ ब्लू था सर आपका रिजल्ट पंजाब वाला। वही तो ठीक है, मतलब हिस्ट्री, सीरियसली हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। बाकी तो एक समझ में आ रहा था बीजेपी क्या कर सकता है, लेकिन पंजाब में आपने जो किया, ठीक है, वो तो मानना पड़ेगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए अगर कोई मतलब पार्टी सामने आ रहा है, कांग्रेस का तो दम धीरे धीरे जा रहा है, पूरा समझ आ रहा है, वो अभी नामो निशान मिटने वाला है इसका, लेकिन अभी आप सबसे बड़ा टक्कर देगा, और चाहिए ऐसा टक्कर देने वाला पार्टी चाहिए सर, जिन पे लोगों का एक भरोसा हो और एक अच्छा विरोधी बने, ठीक है, बिकॉज एक सिंगल आर्मी का पार्टी अच्छा नहीं है बहुत दिनों तक, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होना चाहिए। कांग्रेस में वो दम है नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं सर बीजेपी अच्छा है, आप उतना अच्छा नहीं है, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
किसी कोई बोलेगा कांग्रेस अच्छा है, ये है बुरा है, वो अलग बात, बट एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, वो जो बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मोदी जी को टक्कर देने के लिए कोई हो, ये मेरा दिल चाहता है कि भाई मोदी जी को कोई टक्कर दे कि हाँ मोदी जी आप इस यहाँ पर इससे भी ये बेहतर कर सकते थे, ठीक है। बट यस आई एम बिग फैन ऑफ मोदी जी वो अलग बात। आगे देखो, आप लोग भी होंगे, ठीक है। मैं बस इसलिए कहा क्योंकि कंट्री में रूल पास होने में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, नहीं तो ना ये सब रूल नहीं पास होगा, इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, मुश्किल पड़ेगा। तो जीएसटी रिजिम इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वैट का इतना सारा प्रॉब्लम था और उसको जीएसटी क्या कर दिया, बेसिकली एकदम पिक्चर में ला दिया, ठीक है। अब आगे आगे देखो क्या है ऑफ आईटीसी एट ए ग्लांस। आईटीसी में क्या हुआ है इसको एज ए ग्लांस अगर देखना चाहते हो फटाफट देख सकते हो। देखो, given below are the salient features of the scheme of ITC as contained in the provision of section 16, 17, 18. Read with the relevant rules. आगे आगे 16, 17, 18 पढ़ना है। The scheme has been discussed in detail. आगे आगे वही पढ़ना है। The scheme is designed to avoid cascading effect of taxes and makes GST a destination based tax. GST को destination based बनाया गया, मतलब गुड्स अगर मानो कोलकाता से महाराष्ट्र जा रहा है, मतलब बंगाल से महाराष्ट्र जा रहा है, तो कलेक्शन कहाँ बनेगा, महाराष्ट्र में बनेगा। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो मैं आपको पहले भी चैप्टर्स में बताया सर कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। और डेस्टिनेशन बेस्ड होने के कारण किसी किसी स्टेट्स को बहुत दिक्कत भी हुआ है ना सर। जो बड़ा स्टेट है जिनका बिजनेस अच्छा है, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट को बहुत मुश्किल हुआ है डेस्टिनेशन होने के कारण। लेकिन इसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगाया, और वो जितना लॉस महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट को होता है वो कंपेंसेट किया जा रहा है। और इसी चक्कर में पेट्रोल डीजल पे अभी भी वैट लगा के रखा है, क्योंकि वैट रहेगा तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके उनको कंपेंसेट गवर्नमेंट कर सकता है, या स्टेट का कंपेंसेशन मिल जाता है। पेट्रोल डीजल पे अगर जीएसटी आ जाएगा तो सरकार का अर्निंग कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल डीजल का वो दाम मतलब जीएसटी के अंदर नहीं ला रहा है। बट गवर्नमेंट का बहुत इच्छा है कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी आ जाए। बट क्या है ना, भारत में अभी हर एक स्टेट इक्वल पॉइंट में नहीं आया, भारत का ये एक प्रॉब्लम है। मतलब कुछ स्टेट बहुत डेवलप हुआ है, कुछ स्टेट उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ना अभी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये जीएसटी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। जब तक हर एक स्टेट अपने अपने जगह से, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, कश्मीर में टूरिस्ट का पोटेंशियलिटी क्या भयंकर है सोचो आप, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो तब ना। लद्दाख में फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी इतना दिन से कश्मीर का पार्ट था, इनका भी टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया। अच्छा, राजस्थान, इसका भी टूरिस्ट का बहुत बड़ा एरिया है, ये टूरिस्ट में बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे करता भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी भी इसका भी है, ठीक है। तो इस तरह से जिसका जो है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे स्टेट्स, इनका तो इकोनॉमी ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है। हाँ सर, बेस बहुत स्ट्रांग है इसका, मतलब कभी भी बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट ना बिना खा के नहीं मरेगा, इतना तो जान लो। मतलब भगवान ने इतना दिया इनको, ठीक है, बस इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये देखना चाहिए। साउदर्न इंडिया इनोवेटिव है, हाँ सर, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत इनोवेटिव है और काफी डेवलप है सर कंपेरेटिवली बाकी स्टेट से। तो क्या हो रहा है, महाराष्ट्र मिला जुला के हैं, कुछ एरिया बहुत डेवलप है, कुछ एरिया उतना नहीं, ठीक है। स्पेशली ये उतना डेवलप नहीं है, बट ये एरिया बहुत डेवलप है। तो इस तरह से कुछ मिक्सड अप पॉइंट है, जिस दिन पूरा भारत का हर एक स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन अभी सॉल्व हो जाएगा आई होप। क्योंकि अभी देखो रिसेंटली हुआ कि मणिपुर तक मालगाड़ी पहुंचा, रिसेंटली ऐसा हुआ, मणिपुर तक हमारा गुड्स ट्रेन पहुंचा। हाँ, थोड़ा जियोग्राफिकल प्रॉब्लम भी है, बट उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी स्टेट अपना डेवलपमेंट कर लेगा अगला 25-50 साल के अंदर। तब देखना सर, भारत और बेहतर हो जाएगा और जीएसटी को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, बट थोड़ा समय लगेगा, 20-25 साल तो लग ही जाएगा, ठीक है सर। ये सब धीरे धीरे सबको देखने को मिलेगा। तो जीएसटी स्कीम या आईटीसी स्कीम का जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। Broadly, ITC is available on all input service, capital goods used for purpose of business of a taxable person. Exception is blocked credit. Yes, बताऊंगा आगे आगे blocked credit क्या है, कब block हो जाता है। Where ITC is not available even when these goods and service used for purpose of business. ठीक है, कुछ ऐसे चीजें हैं सर जहां पर क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ब्लॉक क्रेडिट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये सब चर्चा आगे जारी रहेगा सर, ठीक है।
ये कंटिन्यूशन में हम लोग जानेंगे। और क्या है, ITC इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग मतलब, कैस्केडिंग का मतलब होता है जैसे वो क्या बोलते हैं इसको, स्टेप बाय हर स्टेप में टैक्स लग जाता था। ये मैंने क्वेश्चंस करा के समझाऊंगा, पहले भी किया, बेसिक्स में भी समझाया था। कैस्केडिंग इफेक्ट में जो वैट में प्रॉब्लम था, वैट में या पहले के सेल टैक्स में कैस्केडिंग प्रॉब्लम बहुत था, जीएसटी में ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया गया। कैसे होता है इसके लिए कैलकुलेशन देखना होगा, मैं आपको समझाऊंगा जब जीएसटी कैलकुलेशन कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम को बेसिकली आईटीसी के अंदर सॉल्व करने का कोशिश किया गया। एसीजेड का भी इश्यूज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से कंप्लीटली टैक्स फ्री एरिया भी बनाया गया है सर एसीजेड के अंदर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स और सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप एसीजेड में सप्लाई करते हो तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई करने को मिलता है। ठीक है, पर आईटीसी इज अवेलेबल इवन इफ नो टैक्स इज पेबल ऑन आउटपुट टैक्स सप्लाई, फिर भी आईटीसी मिलता है। अगर आप आउटपुट टैक्स सप्लाई ना भी लेते हो तो भी मिलता है। सर ये सब चीजों को समझने के लिए ना हमें कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल देखना होगा, तब आप ना ये सब पॉइंट इजीली ग्रैब कर लोगे। ठीक है, तो चलो सर मैं देरी नहीं करूंगा और आपको एकदम प्रैक्टिकल एरिया में लेके चलूंगा। अच्छा, ये रेलिवेंट कुछ डेफिनेशंस है, मुझे नहीं लगता कि आपको डेफिनेशंस और बताने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एजेंट कौन होता है, बिजनेस क्या होता है, हाँ सर, कैपिटल गुड्स क्या है, एग्जाम सप्लाई क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट सर्विस क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है एज पर जीएसटी एक्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है आप लोग जानते हो। अच्छा, यहाँ पर एक मोटर व्हीकल के बारे में बताया, आप लोगों को पता है मोटर व्हीकल क्या है। हाँ सर, चलो मोटर व्हीकल, बाकी पॉइंट आप लोग जानते हो क्योंकि मैंने सर्विस में प्रीवियस, यूज है। हाँ सर वेरी गुड। ठीक है, मोटर व्हीकल shall have some meaning as assigned to it in a clause 28 of section 2 of motor vehicles act। आपको मैं बता दूं कि क्योंकि ये जो गुड्स वगैरह लेने जाने में मोटर व्हीकल्स का यूज तो होता है ना, तो मोटर व्हीकल्स के बारे में मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 ने क्या बताया, मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल adapted for use for upon roads, जो आप रोड पे यूज कर सकते हो, whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and includes a chassis होता है ना गाड़ी का, to which a body has not been attached and a trailer, जैसे कि ट्रेलर है ना उसका बॉडी नहीं होता फिर भी वो मोटर व्हीकल्स में है, but does not include a vehicle running upon fixed rails or a vehicle of a special type adapted for use only in a factory। फैक्ट्री में होता है ना, फैक्ट्री के अंदर ही आना जाना करता है। ठीक है, उसको मोटर व्हीकल्स के अंदर नहीं रहा गया। और इन एनी अदर इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस और ए व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स, जिसका 4 से कम चक्का हो उसको मोटर व्हीकल्स के अंदर मोटर व्हीकल नहीं माना जाता। फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक मीटर्स, जिसका सीसी, इंजन का सीसी 25 से कम है वो मोटर व्हीकल्स नहीं है ना। ऐसे आप लोग तो सर 300-500 सीसी का बात करते हो, ठीक है, बाइक की बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल गाड़ी वगैरह में तो 1500 सीसी 1800 सीसी ये तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सर सीसी का मतलब। ठीक है, इंजन का कैपेसिटी बेसिकली कितना पेट्रोल डीजल वो कंज्यूम करके गाड़ी को भगा पाएगा, ये मेन बात है उसका। तो ये है मोटर व्हीकल का एग्जाम्पल, तो जिसके थ्रू से गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, आई होप कि आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ऐसे में हर चैप्टर में आप लोगों को बता के रखा। जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में भी मैंने बता के रखा, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है क्योंकि भारत चाहते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्ट बाहर में भर भर के सप्लाई हो। ठीक है, इसलिए एक्सपोर्ट में 0% लगा के रखा है, लेकिन आज जीरो है, कल अगर सरकार को लगता है कि नहीं इस एक्सपोर्ट में टैक्स लगा देंगे तो लगा देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो रेटेड होता है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज अलग होता है। ठीक है, ये मैंने एग्जेम्प्टेड एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी के अंदर डिटेल्स में बोला, जिनका एग्जेम्प्टेड ऑफ जीएसटी मिस है उनको मैं शेयर कर लूंगा क्लास, आप थोड़ा मुझे याद दिलाइएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपका गुड्स या सर्विस एसीजेड में जाता है, एसीजेड क्या है, देश के अंदर एक फॉरेन है, मतलब ये ना बाकी जो टैक्सेबल जोन है ना सर, टैक्सेबल जोन में जो बिजनेस करते हैं इनको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। सर बट हाँ बोलो सर। सर एसीजेड को क्या बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से टैक्स पर्पस से? टैक्स का ही तो बेनिफिट मिलता है, ये इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है मतलब 5 साल तक 100%, उसके बाद 50%। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ मिला के, हाँ बोलो, आगे बोलो क्या मतलब बोला। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ मिला के मतलब क्या? हाँ हाँ, दोनों, इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, जीएसटी में भी बेनिफिट मिलता है।
ठीक है, मतलब बात कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि एसीजेड बनाया जाता है इस कारण से, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर जैसे मैं बात कर रहा था अभी शिवम बोला ना 5 साल तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, फिर उसके 5 साल बाद 50% तक आपको दिया जाएगा, अगर वो 50% भी एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आप जो इनकम करते हो उस इनकम को अगर उसी बिजनेस में आप फिर से कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल कर देते हो तो वो भी टैक्स रिमूव कर देता है, ये इनकम टैक्स वाइज। जीएसटी वाइज जैसे मानो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो जो भी प्रोडक्ट कोई एसीजेड में सप्लाई करता है और एसीजेड वो प्रोडक्ट बना के फॉरेन में सप्लाई करता है, आप बात समझ रहे हो ना। नॉर्मली एसीजेड जो होता है ना, मतलब एक्सपोर्ट। हाँ वो बेसिकली पोर्ट एरिया में होता है, ठीक है, ज्यादातर केस में, ऐसा नहीं कि हमेशा पोर्ट एरिया में ही होगा। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में एक एसीजेड है सर, फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, फॉल्टा जो सर डायमंड न्यूटन हार्बर, में भी तो एक है हाँ न्यू टाउन में भी है, एग्जैक्टली एसीजेड, एग्जैक्टली, मतलब तो उसको उस वहाँ एसेंचर पर, एचसीएल का कुछ। हाँ हाँ सही बोला तुम, ठीक है सही बोला, न्यूटन में भी है। ये फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना, ये काफ़ी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ एक्चुअली वो डायमंड हार्बर के एरिया में जो बेसिकली यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट का एक जोन बनाया गया, यहाँ पर जो भी फैक्ट्री है या जो भी गाड़ी वगैरह आता है प्रोडक्ट लेके, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं इसमें टैक्स फ्री कर दिया जाता है और फिर बाद में यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट फॉरेन जाएगा, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए जाएगा, उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ भी भारत, पूरा भारत भर में अलग अलग जगह में बना हुआ है, जैसे तू बोल रहा था डीएलएफ आईटी पार्क, ये देख जो न्यू टाउन में बोला ना तू, ये देख सब एसीजेड एरिया है, मतलब यहाँ पर जो भी है इनको जीएसटी में भी बेनिफिट मिलता है और इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। इसका मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि बिजनेस ग्रोथ हो, फॉरेन सप्लाई बढ़े, फॉरेन सर्विस बढ़े और इंडिया फॉरेन रिजर्व बढ़ा पाए, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा पाए, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में कमाएंगे। समझ रहे हैं बात? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। आगे आगे बताऊंगा। और एसीजेड के बारे में इनकम टैक्स में तो क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, याद है किसी को? हाँ सर पता है, मतलब इनडायरेक्ट वाला नहीं पता था। इनडायरेक्ट में बस इतना समझ ले अभी, बाद में फिर बताऊंगा जीरो रेटेड के अंदर और डिटेल चर्चा करेंगे एसीजेड में, ठीक है। जो भी यहाँ पर गुड सप्लाई करेगा उसका जीरो रेट हो जाएगा, कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, ये बात हो जाता है। तो आगे आगे इसका और डिटेल्स आएगा। तो ये डेफिनेशंस पढ़ने का यही मतलब होता है, अगर आप डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस आपको पता है, जो डेफिनेशन मुझे लगा कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा अभी बता दिया, फिर बाद में फिर से देख लीजिएगा। तभी चलते हैं थोड़ा सेक्शन वाइज बात करने के लिए कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल सकता है और क्यों मिल सकता है, और उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, ठीक है। ओके सर, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी सेक्शन 16, सेक्शन 16 का और भी बाकी सबसेक्शन एरिया है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन है, ठीक है, सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है, और एक रूल है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी रूल्स, जो रूल 36 के अंदर है, और रूल 36 का भी सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3, 4, रूल 37 भी एक है, जिसमें रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आगे बताऊंगा सर। सेक्शन रूल 37 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। तो बेसिकली ये जो एरिया अभी डिस्कस करेंगे आगे आगे, इसमें सेक्शन 16 रहेगा जो जीएसटी आईटीसी में बहुत ही फेमस है, सेक्शन 16 और उसका सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 का चर्चा रहेगा। रूल 36 आएगा, रूल 37 आएगा, और उसका भी कुछ सबसेक्शन एरिया आएगा, ठीक है, जो आगे का पूरा चर्चा आपसे मैं मतलब करने जा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले रूल 16 को जानो, सॉरी सेक्शन 16 को जानो। सेक्शन 16 को जानते ही पूरा केस क्लियर हो जाएगा। पहला बात सर, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सबसे पहला बात कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना हो, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना हो तो आपको क्या करना होगा सर? रजिस्ट्रेशन करना होगा जीएसटी में। एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन बोल के, उसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा, बट अभी आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। अगर आईटीसी क्लेम करना है, इनपुट क्रेडिट चाहिए आपको, तो फिर आप पहले रजिस्टर करो अपने आप को। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चंस कराया था ना, ये यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन कराया था। ये देखो, ये बंदा 450 का प्रोडक्ट बेचा और 300 का क्रेडिट लिया, तो ये क्रेडिट पाने के लिए और 150 सरकार के घर में जमा किया, 450 का टोटल सेल किया था,
तो ये 150 सरकार के घर में जमा कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है और 300 क्रेडिट ले रहा है, इसके लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड डीलर कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट। आईटीसी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी होना सबसे पहला बात है सर, एकदम पहला कदम। हाँ सर, फर्स्ट स्टेप्स टू क्लेम आईटीसी। ओके, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी। जो भी जीएसटी के सरकार के साथ रजिस्टर्ड है, सरकार के साथ जीएसटी रजिस्टर्ड है सर, कहाँ से होता है सर? यहाँ से होता है st.government.in। ये सरकारी साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट का। यहाँ पर जाके आप अपने आप को, ये देखो टैक्स पेयर्स, अगर आप टैक्स पेयर्स हो यहाँ पर रजिस्टर करो, ठीक है। नॉर्मल हो, टीडीएस टीसीएस काटते हो तो भी अलग है, तो उसका भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो सर्विस देता हूँ या जो भी करता हूँ उसमें टीडीएस काट के करता हूँ, टीसीएस कलेक्ट करता हूँ, तो आपका अलग होगा। और अगर आप प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हो तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का अलग से एग्जाम भी होता है। सीए सीएस सीएमए के लिए स्पेशल और लॉयर के लिए स्पेशल छूट भी होता है। कई बार तो बिना एग्जाम का ही आपको मतलब प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिल जाता है। हाँ, बस एक बार अप्लाई करना पड़ता है तो फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। सीए सीएस सीएमए कंप्लीट करने से ही हो जाता है सर, लॉयर वगैरह को भी मिल जाता है, ठीक है। हाँ, अगर वो लोग बोले कि नहीं एमसीक्यू एग्जाम है दे दीजिए, अच्छा लगेगा तो दे भी देता है कोई कोई, ठीक है। और अगर कोई बिना सीए सीएस सीएमए का कर रहा है तो फिर उनको ऑब्वियसली जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बाद में बताऊंगा, ऐसे में ये सब पॉइंट पहले भी कभी डिस्कस किया तो आप देख लीजिएगा बाद में फिर से। तो सब कुछ ये देखो फॉर्म वगैरह जो भी मैं बताता रहता हूँ ये सब फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप साइट में जाके भी प्लीज गो थ्रू कीजिए, आपको और नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन सब जाने से पहले, उधर इधर जाने से पहले जान लो, ठीक है। Every registered person shall be entitled to ITC of GST charged on inward supply of goods or services, ठीक है। This is subject to the provision relating to use of ITC under section 49 and condition and restriction in this rule. Section 49 prescribe provisions relating to payment of tax। ये आगे बात करूंगा सर जब पेमेंट ऑफ टैक्स बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा आईटीसी के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, बेसिकली ये फाइनल चैप्टर रहता है, ठीक है, जिसमें टैक्स पेमेंट करने का जो तौर तरीका है, ठीक है, वो बताते हैं वहां पर, ठीक है। प्रोसेस क्या है, कैसे टैक्स पे होता है नहीं होता है, यहाँ पर ये सब चर्चा मैं आपको डिटेल्स में करूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। सिंपल बात यही है कि भाई आपको रजिस्टर होना है। दूसरा बात, गुड्स एंड सर्विस टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। आप जो भी गुड्स और सर्विस का बिजनेस, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस का आप काम करते हो वो बिजनेस पर्पस में यूज करो, परचेज सेल जो भी करो बिजनेस पर्पस, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। घर का यूज के लिए नहीं रे बाबा, ठीक है। ITC of GST will be available on goods and service which are used in the course of furtherance of business, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस जानना बहुत जरूरी है, जो मैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपसे बिजनेस के बारे में बात किया, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशंस का सप्लाई में, यस सर, ठीक है, डेफिनेशंस इसीलिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको बिजनेस क्या कहता है। जीएसटी में, इनकम टैक्स में भी बिजनेस के बारे में बात होता है, लेकिन पर्टिकुलर लॉ में बिजनेस का क्या डेफिनेशन दिया है यू मस्ट गो थ्रू एक बार फिर से। हाँ, तो मैं बार बार डेफिनेशन इसलिए नहीं बोलता रहता क्योंकि डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, हर चैप्टर में बोल देता हूँ। अच्छा, The intention to use the goods and service in the course or furtherance of business, मतलब बात एकदम सिंपल है। आप एक प्रोडक्ट आज परचेज करके ला रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप एक पैकेट आटा ही ले लो, पैकेज्ड आटा, हाँ सर, ये खुला आटा नहीं, पैकेज्ड आटा। एक पैकेज्ड आटा 1 kg का, से फॉर एग्जांपल आप 24 रुपीज में परचेज करते हो और 30 रुपीज में बेचते हो। अब इसमें जीएसटी आईटीसी सब कुछ क्लेम कर सकते हो, जो भी आप परचेज के टाइम पे दे रहे हो या फिर जो भी आप सेल के टाइम पे दे रहे हो, ठीक है। या फिर कोई भी एक मोबाइल फोन ले सकते हो, जो भी आपको मर्जी। लेकिन यहाँ पर एक खेल है, बात यही है कि आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, बिजनेस के लिए ला रहे हो, परचेज भी कर रहे हो तो बिजनेस के लिए, सेल भी कर रहे हो तो बिजनेस के लिए, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए करोगे और फिर उसको बिजनेस में आईटीसी क्लेम करोगे, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये तो कॉमन सेंस है। ओके স্যার ধরুন, স্যার বলছিলাম যে ধরুন এই যে দোকানদাররা ধরুন এই যে প্যাকেট আটা কি আরো যে প্যাকেজিং যে জিনিসগুলো কেনে দোকানদাররা তো কোম্পানি থেকে নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো ওরা জিএসটি দিয়ে দোকানদাররা নিচ্ছে। এবার দোকানদার থেকে স্যার যখন কোনো খরিদ্দার নিচ্ছে তখন তো স্যার সে তো আর জিএসটি বিল হিসাবে তো সে তো দোকানদারকে তো এই জিএসটিটা এইভাবে পেমেন্ট করছে না।
সেক্ষেত্রে কি দোকানদার কি তাহলে সেটাকে জিএসটি আইটিসি করতে পারে? करना तो चाहिए एक्चुअली। क्या बोलता है हमेशा, कोई भी चीज खरीदो बिल लेने के लिए बोलता है कि नहीं बोलता? হ্যাঁ স্যার, সেটা তো বলে, Yes, কিন্তু sir. স্যার দোকানদার তো সেটা দেয় না স্যার। अब সেটা একবার दुकानदार ধরুন আপনি देख বিগ छोटा বিগ বাজার থেকে নিলে তখন পাওয়া যায় সেই हाँ, ক্ষেত্রে বিল। अब देख छोटा मोटा दुकानदार अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करता भी नहीं है, लेकिन वो जीएसटी कलेक्ट कर लेता है तुमसे। হ্যাঁ সেটা স্যার করে দিচ্ছে, हाँ, उसका করে हो দিয়ে কিন্তু जाता है, সেটা वो उसका তো हो जाता নর্মাল है। হিসাবে একটা হইতে সে জমা করে দিচ্ছে, কিন্তু স্যার আইটিসি আইটিসি ওইসব ক্লেমটা করছে না সেই वो ক্ষেত্রে। आईटीसी वगैरह में नहीं जाता है, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है नहीं ना। ठीक है। হ্যাঁ और सरकार गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को ज्यादा दिमाग में रखता भी नहीं है, क्योंकि देख इनका अगर एक सिंपल एवरेज दुकानदार जो आपके पाड़ा में गली में, हाँ हो सकता है थोड़ा अच्छा चलता है, ठीक है, थोड़ा अच्छा चलता है, ऐसा भी दुकान है जो काफी चलता है अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को इतना ज्यादा प्रॉब्लम देखता नहीं है, क्योंकि इनका कितना टर्नओवर हो तो जाएगा उतना सर? लिमिट भी तो क्रॉस करना चाहिए ना, टर्नओवर लिमिट क्रॉस करेगा हाँ, तभी तो वही वही रजिस्टर भी वही मैं करेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि उसका 20 लाख 40 लाख का टर्नओवर हो जाता है, लेकिन हो सकता है मतलब हार्डली क्रॉस करता होगा। अगर 40 लाख का भी टर्नओवर क्रॉस करता है हार्डली, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस करता है तो हार्डली करता होगा, है ना? तो ये सब कुछ चीजें देखना पड़ता है, तो इसकी बेसिस पे डिपेंड करता है कि भाई उसको आईटीसी करना चाहिए नहीं चाहिए। तो ये लोग नॉर्मली करना तो चाहिए, अगर उनका क्रॉस होता है जो लिमिट जो है, ठीक है, स्टेट वाइज भी लिमिट है, जो लिमिट में बेसिक में बता के रखा आप लोगों को, ठीक है, लिमिट क्रॉस करे तो रजिस्टर करना चाहिए रूल वाइज, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ये लोग जीएसटी कलेक्ट कर लेता है आपसे, बट दे डोंट नीड टू पे टू गवर्नमेंट, और आईटीसी क्लेम करने का इनको जरूरत नहीं होता। लेकिन जो भी थोड़ा बड़े बिजनेस हो जाते हैं इनके केस में तो मास्टर सर, एकदम मास्टर। समझ रहा है संपत? হ্যাঁ স্যার। क्योंकि कभी भी जीएसटी ऑफिशियल्स आके अगर किसी एरिया के बारे में वो लोग छानबीन करता है ना कि भाई इस एरिया में कैसा बिजनेस है नहीं है, ये सब डेटा है उनके पास, स्पेशली टाउन सिटी वगैरह में, ठीक है, सिटी में, टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स, टाउन सिटी का भी ग्रेड है ना, ए ग्रेडेड सिटी, बी ग्रेडेड सिटी, मतलब ये टीयर 1 टीयर 2 ऐसे करके बोलता है ना। तो टीयर 1 टीयर 2 जो भी सिटी है ना, वो लोग वहाँ पर ना उनका ऑफिशियल्स है, उनको पता है कि भाई कहाँ कितना बिजनेस देता है, तो उसके हिसाब से वो जाके डायरेक्टली चार्ज करेगा कि आपका जीएसटी का क्या है, रेट कर लेता है जाके, तो पहले नॉर्मल समझाता है, नॉर्मल बात नहीं समझता तो फिर रेट करता है कि भाई टैक्स का क्या फाइल है नहीं है, उस नहीं है, फिर फाइन चार्ज करता है। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सबसे पहला बात क्या है ना, अगर आप थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, आपको लोन का जरूरत पड़ जाता है। आप बैंक लोन पास करने यस जाओगे, सर, ठीक है, तो आपका जीएसटी फाइल जीएसटी नंबर हेल्प करता है सर, बहुत बैंक लोन हेल्प करता लेने है, में बहुत हेल्प करता है, बहुत मेरे हेल्प पास करता है। है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करते हो, मान लो कि आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोन चाहिए, और एक बार नहीं बार बार चाहिए, और अगर आपके पास जीएसटी का कुछ भी नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस लोन पास नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो वो आजकल तो ऑटोमेटिक है आजकल जिनको भी बिजनेस बड़ा करना होता है वो कर लेता है, वो जीएसटी फाइल कर लेता है। शायद उसका टर्नओवर नहीं होता, वो जीरो रिटर्न ही फाइल करता होगा, बट वो कर लेता है क्योंकि बहुत हेल्प मिलता है बिजनेस को बड़ा करने में। ये सब बताऊंगा आगे आगे, सब बताऊंगा, पहले सुन ले, बेसिक चर्चा सुन ले, ये बेसिक नहीं है, हार्डकोर रूल्स है, लॉज है, ठीक है। फिर बैठे बैठे एनालिसिस करना कि कैसे जीएसटी का, मतलब लोगों को जीएसटी के बारे में बताएगा, ठीक है, जितना बताएगा उतना अच्छा ना। फिर तुम लोग भी आगे जाके प्रैक्टिशनर बनोगे तो आपका भी क्लाइंट बन जाएगा, है ना? बताओ लोगों को नॉलेज दो और अपना क्लाइंट भी बनाओ, प्रोसेस है, उनको भी हेल्प करो लोन पाने में, ये सब तो काम है, यही सब तो करते हैं CA CSCM में, और क्या ओके। Goods service to be used for business purpose. ITC of GST will be available on goods and services which are used in the course of furtherance of business. The intention to use the goods or service in the course or furtherance of business would also suffice for availing ITC on such goods or service. Thus, tax paid on goods or service which are used or intended to be used for non-business purpose cannot be availed as a credit. अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट में टैक्स दिए हो, गुड्स में या सर्विस में, बट जिसको आप बिजनेस पर्पस में यूज नहीं करने वाले हो या नहीं करते हो, उसमें आप क्रेडिटेबल नहीं कर पाते। बहुत लोग डुप्लीकेसी करके करता है, बट रूल्स तो एकदम यही कहता है कि भाई जिसमें आपका बिजनेस नहीं है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आईटीसी विल बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसा होता है? सर ये तो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ना,
इसके अंदर ही आपका क्रेडिट लेजर बन जाता है, ऑटोमेटिक उनका सॉफ्टवेयर में बनता है, बैकग्राउंड में बनता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं होता। और जो आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनता है ना सर, ये टैली का, एसएपी का, ठीक है, इनके थ्रू से जब आप रिटर्न फाइल करते हो ऑटोमेटिक ये सब आपके जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से जाते हो आपका क्रेडिट लेजर आपको शो करता है, ठीक है। सो ये सब बड़े सिंपल प्रोसेस है, बट आपको रूल्स जानना चाहिए। आगे देखो, कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको क्या कंडीशन से गुजरना होगा? द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑन ए सप्लाई ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। आगे मैं आपको 4 कंडीशंस बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चारों कंडीशंस आप प्रॉपरली फुलफिल करते हो तो जाके आपको आईटीसी क्लेम करने का मौका मिलेगा। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, सुनना। पोजीशन मतलब जब आपके क्लाइंट आपको पूछेगा तो फिर आप क्लाइंट को बोलोगे कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स लाओ, क्रेडिट दिखा देते हैं आपका। अगर क्लाइंट नहीं ला पाएगा तो फिर आप क्रेडिट नहीं शो कर पाओगे, जीएसटी के साइट में जाके क्रेडिट नहीं दिखा पाओगे, क्रेडिट लेजर में अपलोड नहीं कर पाओगे। पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, आप टैक्स पे कर रहे हो, इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, रीड विद रूल 36 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो क्या है? ITC can be availed on the basis of any of the following documents. Invoice issued by the supplier, आपको जो इनवॉइस या चालान इशू करता है कौन? आपका सप्लायर, ठीक है। नॉर्मली आईटीसी कौन क्लेम करता है? आईटीसी क्लेम बायर करता है ना सर, मतलब किसी भी एंगल से आप कौन हो? Yes, sir. बायर हो या परचेजर हो, क्योंकि आईटीसी का मतलब ही है इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स कौन देता है? बायर देता है। तो बायर या परचेजर जब आईटीसी क्लेम करेगा तो उसको अपने सप्लायर के थ्रू से क्या चाहिए? इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर along with proof of payment of tax। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हो तो इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट्स रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज। अगर आप कौन हो सर? आप गुड्स का रिसीवर हो, ठीक है, आप सप्लाई नहीं किए, इन दैट केस आप रिसिपिएंट हो, लेकिन आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो फिर वो तो आपको टैक्स पेमेंट का डिटेल्स नहीं दिखा पाएगा। तो इन दैट केस रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है। आप लोगों को पता है ना सर, इसको आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं पहले ही बोला था आप लोगों को, ये डिस्कशन हुआ है क्लास में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे तो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल्स में मैंने इसके ऊपर बात किया। जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको चार्ज ऑफ जीएसटी शेयर करूंगा, प्लीज मुझे एक बार याद दिलाना। चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिटेल्स बताया गया, 3-4 क्लासेस हैं, प्लीज एक बार मेरे से मांग के कर लेना जिनका मिस है या किसी कारण से नहीं हुआ है। मतलब अगर आप रिसिपेंट हो तो फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हो तो फिर आपको पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इनवॉइस अनरजिस्टर्ड देगा बट उसका तो डिटेल्स नहीं होगा ना सरकार के पास, तो फिर रिसिपेंट जो है उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो इन दैट केस वो इनवॉइस चाहिए आपको कि भाई यस मैंने टैक्स पे किया, रिसिपेंट के तौर पे, आरसीएम के तौर पे किया, तब भी आप क्लेम कर सकते हो अपना आईटीसी। समझ में सर आ रहा है? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। दीज आर वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट। कोई बोलेगा नहीं मैं तो अनरजिस्टर्ड के साथ बिजनेस करता हूं, तो फिर आप रजिस्टर्ड बन जाओ। अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, आईटीसी का क्या काम, ठीक है। आईटीसी को पाने के लिए किसी ना किसी को तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और जो रजिस्टर्ड होगा वही आईटीसी क्लेम कर सकता है ना, ये तो पहला कंडीशन है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट में बोला डेबिट नोट जो सप्लायर इशू करता है। अब ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर से बताना चाहिए क्या सर? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत लोगों को डाउट रह जाता है। रियल लाइफ में इसका डे टू डे यूज है, तो मैंने आप लोगों के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक नोट्स भी रेडी करके रखा, मैं शेयर कर लूंगा, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे काम होता है। ऐसे आप लोग जानते हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट? कोई बात नहीं, सुन लो एक बार। देखो डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग एक बार देखोगे याद हो जाएगा। बिजनेस यूज डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट एज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। बिजनेस क्या करते हैं इसको
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूज करता है फॉर अकाउंटिंग सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस पे। समझ रहे हो सर? ये कब यूज होता है? अकाउंटिंग में जो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न होता है ना, उसके लिए। सेल रिटर्न मतलब आपने सेल किया था, रिटर्न होके आ गया, और या फिर आपने परचेज किया था, रिटर्न कर दिया। ये दोनों केसेस में ये होता है। दिस नोट्स इन्फॉर्म द बायर हाउ मच क्रेडिट दे हैव और हाउ मच फर्दर दे ओन टू द वेंडर। दे ओ टू दी वेंडर, कितना बायर के पास क्रेडिट है पड़ा हुआ और कितना वेंडर को उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज एक्चुअली बताते हैं। सर कैसे बताते हैं? चलो इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। कैसे देखने में होता है वो तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटराइज डेबिट नोट क्रेडिट नोट बन जाता है, नो इशू। Debit note versus credit note becomes important to understand where business frequently deals with both scenarios. Regular basis में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ लगा हुआ होता है। मतलब एक सप्लायर है, दूसरा मानो कि रिटेलर है। रिटेलर होलसेलर के बीच में होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो सप्लायर है वो बेसिकली होलसेलर है। ठीक है, तो होलसेलर रिटेलर के बीच में रेगुलर बेसिस में बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। कभी रिटेलर कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं सप्लायर से, सप्लायर इसको भेज देता है, सेंड कर देता है, फिर पेमेंट बाकी रहता है तो डेबिट नोट इशू कर देता है, क्रेडिट नोट इशू कर लेता है। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कब इशू करता है, कौन इशू करता है, क्यों करता है, एकदम क्लियर हो जाएगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स कुड आल्सो वेरी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द सेलर एंड बायर, बट फॉलोइंग कंपैरिजन इज मेड इन कॉमन बिजनेस पैरेलल्स। देखो, क्रेडिट नोट कौन करता है, क्यों करता है? सर डेबिट नोट हु इशूज इट, कौन इशू करता है? डेबिट नोट बायर इशू करता है, द बायर ऑफ गुड इशूज इट, जो बाई करता है, परचेजर जो है वो इशू करता है, और क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है। सर मतलब क्या है? द बायर ऑफ गुड इशूज अ डेबिट नोट टू द सेलर, बायर सेलर पे इशू करेगा टू रिटर्न द गुड्स रिसीव्ड ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज और अदर रीजंस। बायर ने खरीदा था बट किसी कारण से वो रिटर्न कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? हाँ सर, परचेज रिटर्न और क्या बोलेंगे? और रिटर्न आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड ना, या रिटर्न इनवर्ड? आउटवर्ड सर, आउटवर्ड इनवर्ड ना, में तो सेल्स रिटर्न होता है। यस सर। इनवर्ड में सेल्स रिटर्न होता है, ये परचेज रिटर्न है। तो बायर ऑफ गुड्स इशूज अ डेबिट नोट टू द सेलर टू रिटर्न द गुड्स। जब वो गुड्स को रिटर्न करता है किसी कारण से, मे बी क्वालिटी इशू हो सकता है। तो सर मुझे एक चीज बताओ, अगर गुड्स रिटर्न करेगा तो बायर क्या बोलेगा? भाई पेमेंट मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आपने सेलर से ए और बी, ए बायर है, सर ये सेलर है, बी बायर है, इसने कुछ चीजें खरीदा था ये से। अब अगर ये ऐसे कुछ चीजें खरीदा होगा और बाद में उसको वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो जो पेमेंट है वो तो इसको मिलेगा ना, बी को। रिटर्न के बदले पेमेंट तो मिलेगा ना। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से प्रोडक्ट परचेस करते हो, फिर बाद में फ्लिपकार्ट अमेजन आपको रिटर्न मतलब वापस पेमेंट कर देता है ना। यस सर। या फिर ऐसा होता है, फ्लिपकार्ट अमेजन क्या करता है, वो दोनों ऑप्शन देता है आपको। या तो बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट नंबर दो और उसमें क्रेडिट कर देंगे, या फिर वॉलेट में क्रेडिट कर देते हैं, नेक्स्ट परचेस के साथ एडजस्ट कर लेना। करता है ऐसा? हाँ सर, फ्लिपकार्ट क्रेडिट, अमेजन क्रेडिट या मिंत्रा क्रेडिट, ये सब होता है कि वॉलेट में होगा तो बाद में आप उसको रिडीम कर सकते हो। ऐसा होता है? है दादा। ना, ऐसा वेरी पॉपुलर आजकल, आजकल बहुत चलता है। एक्चुअली ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ही एक फॉर्मेशन है न्यू जमाने का। ठीक है, पहले सब पेपर में होता था, आज भी होता है, बट मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में आज भी होता है, बट ये ऑनलाइन बिजनेस में आप लोग भी करते हो, है ना। तो बायर ने जब रिटर्न जनरेट किया, ठीक है, तो वैसे बेसिकली रिटर्न जनरेट के साथ साथ डेबिट नोट ही इशू कर रहा है कि भाई मैंने क्वालिटी के कारण आपका गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, या फिर कोई और रीजंस। तो वो डेबिट नोट कंटेन्स द रीजंस फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। डेबिट नोट क्या है कि किस कारण से हम गुड्स को रिटर्न कर रहा है।
और बदले में मेरा पैसा आपके पास क्या होगा, जमा होगा। तो ये डेबिट नोट है फ्रॉम बायर टू सेलर। और क्रेडिट नोट क्या है, द सेलर ऑफ गुड्स इशूज अ क्रेडिट नोट टू कंफर्म दैट द परचेज रिटर्न इज एक्सेप्टेड। तो आप जब बायर ने जब उस रिटर्न को जनरेट किया, फिर सेलर की तरफ से एक मैसेज आता है आपके पास, आता है ना कि योर रिटर्न रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड एंड कंफर्म योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद इन दिस डेट और अपकमिंग 24 आवर्स और 48 आवर्स और 5 डेज 5 वर्किंग डेज, ऐसे करके मैसेज मिलता होगा आप लोगों को। हाँ सर, मिलता है दादा। एकदम सर, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो गया, सेलर इशू कर दिया क्रेडिट नोट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है इसको नेक्स्ट परचेस में एडजस्ट कर लीजिएगा, कई बार बोलते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। द सेलर ऑफ गुड्स इशूज अ क्रेडिट नोट टू कंफर्म दैट परचेज रिटर्न इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हु इशूज इट, डेबिट नोट बायर इशू करता है, क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है। क्यों करते हैं आपको पता चल गया है। कैन बी इशूड, कब कब इशू करता है, देखो इट कैन बी इशूड ओनली इन द इवेंट ऑफ क्रेडिट परचेस। अगर आप क्रेडिट में परचेस किए थे ना तो ज्यादा देखा जाता है क्रेडिट परचेस के टाइम पे, पेमेंट अभी हुआ नहीं है। इट कैन बी इशूड ओनली इन द इवेंट ऑफ क्रेडिट परचेस फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। और सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्योंकि पेमेंट अभी तक किसी भी केस में हुआ नहीं है, ना तो बायर ने पेमेंट किया और ना ही सेलर ने पेमेंट एक्सेप्ट किया, पूरा पेंडिंग केसेस है। तो इसका एडजस्टमेंट जो होता है ना वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू से होता है। अगर बायर ने डेबिट नोट कितने बार डेबिट नोट इशू किया और सेलर ने कितने बार क्रेडिट नोट एक्सेप्ट किया, इस पे पूरा ट्रांजैक्शंस का एडजस्टमेंट रहेगा कि भाई इतना इतना बार बायर ने डेबिट नोट बनाया और सेलर ने क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट किया, तो ये एडजस्टमेंट बाद में अकाउंट्स में हिट करेगा। अरे ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट बाद में अकाउंट्स में हिट करेगा, ये सर नो। यस सर। जैसे अगर मैं इम्पैक्ट का बात करूं, बायर ने डेबिट नोट इशू किया तो इट रिड्यूस अकाउंट रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ सेलर। मतलब अगर बायर ने डेबिट नोट इशू किया, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ऐसे कितने ट्रांजैक्शंस के टाइम पे आपके सामने जब आप लोग अकाउंटिंग में एंट्री करोगे ना, तो अकाउंटिंग एंट्री कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सर 1 महीने का बात है। सॉफ्टवेयर में जो एंट्री करते हैं वो 2 मिनट का बात है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 5 हफ्ता सीखोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, एंट्री आता है कि नहीं आता, ठीक है, केस क्या है, सिनारियो क्या है, समझो। अगर बायर ने डेबिट नोट इशू किया था तो फिर सेलर को पहले से कम पैसा मिलेगा, ये सर नो, बिकॉज ये परचेज रिटर्न था रे बाबा। हाँ सेलर ने जो सेल किया था वो सेल अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पहले 1000 का सेल हुआ था और बाद में 100 का वापस आया, तो पहले अगर 1000 रिसीवेबल था, अभी कितना रिसीवेबल होगा, 900, है ना। 900 सर। समझ में आ रहा है ना। तो डेबिट नोट के कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अकाउंट रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर के बुक्स में रिसीवेबल अमाउंट जो मार्केट से उनको मिलने वाला था, मतलब जिसको हम लोग डेटर बोलते रहे बाबा, हाँ, रिसीवेबल मतलब डेटर, ऑल्सो डेटर को कम कर देगा, यस सर। है ना। और इसमें क्रेडिट नोट में क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अकाउंट पेबल इन द बुक्स ऑफ द बायर। बायर मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर, है ना। बेसिकली ये यहाँ पर क्या होगा, जो बायर है उनको जो पेमेंट करना था या पेबल जो था उनका, ठीक है, क्रेडिटर भी नहीं बोल सकते बेसिकली, जो जिनका पेबल है, ठीक है। हाँ, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसको मिलना है, मतलब यहाँ पर तो सेलर ही क्रेडिटर है, मतलब सेलर का अकाउंट में डेटर कम दिखेगा और बायर जो है वो बेसिकली डेटर है, और उनको लगेगा कि क्रेडिटर कम हो गया, ऐसे बोलना चाहिए। मतलब पेबल, सेलर मतलब डेटर थोड़ी है, सेलर को जिनसे पैसा मिलना था वो कम हो गया और बायर को जिनको देना है वो कम हो गया, पेबल अमाउंट कम हो गया, सिंपल बात है। पेबल अमाउंट लेस हो जाएगा, पहले अगर 1000 देना था अब 100 में कम होके 900 देना होगा, ड्यू टू क्रेडिट नोट। समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है। बोलो सर बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेबिट नोट Yes, क्रेडिट sir. नोट। सर डेबिट नोट रिफ्लेक्ट्स ए पॉजिटिव अमाउंट,
डेबिट नोट जो भी होता है पॉजिटिव में दिखता है, लेकिन क्रेडिट नोट में ना नेगेटिव अमाउंट शो करता है, क्योंकि वो नेगेटिव में इतना माइनस हो जाएगा ना, इसलिए। फॉर्म क्या होता है? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ परचेज रिटर्न, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्स रिटर्न। और अकाउंटिंग में अगर बात करें, ये नॉर्मली परचेज रिटर्न बुक्स में अपडेट होता है, डेबिट नोट परचेज रिटर्न बुक्स में अपडेट होता है, और सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न बुक्स में अपडेट होता है। एंट्री में क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाता है डेबिट नोट में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी अकाउंटिंग में बहुत जरूरी होता है। इसमें सप्लायर अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्यों सर? पहले जब परचेज हुआ था, क्रेडिट में, तब सप्लायर को क्रेडिट किया गया था, है क्रेडिट ना हुआ सर? था इसलिए। है ना? जब आपने परचेज किया था तब क्या एंट्री किए थे? क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है, बोलो? Purchase to supply. परचेज टू Purchase to supplier. सप्लायर। थैंक यू सर। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था और सप्लायर को क्रेडिट किया था जब आपने सिंपल परचेज किया था क्रेडिट में, लेकिन अब आप रिटर्न कर रहे हो, तो सप्लायर को अगर पहले 1000 अमाउंट देना था आपको, अब अगर 100 रिटर्न कर रहे हो तो उतने अमाउंट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सप्लायर को क्या करना है? डेबिट कर देना है। अगर 100 में डेबिट करना है तो 100 कर देना। और इसमें परचेज डेबिट था, लेकिन इसमें परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज परचेज आपका एक्सपेंस है और परचेज रिटर्न में आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होता है और एक्सपेंस कम होने से क्रेडिट होता है। ये सब बेसिक अकाउंटिंग है सर, ठीक है? मैं अभी जर्नल एंट्री एनालिसिस करने बैठ गया, बट ठीक है, एक बार याद हो गया आप लोगों को। और यहाँ पर सेल्स में क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना? नॉर्मली सेल क्या है? क्रेडिट सेल का एंट्री बताओ जल्दी। क्रेडिट होता है। क्रेडिट सेल्स का एंट्री बताओ। क्रेडिटेड टू सेल्स। सॉरी डेटेड टू सेल, आई एम सॉरी, डेटेड टू सेल ना रे, डेटेड डेबिट टू सेल्स। ये क्रेडिट सेल का एंट्री है, डेटर से मिलने वाला है और सेल हुआ है। सेल मेरा क्या है? रेवेन्यू है। अब सेल्स रिटर्न करने से आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेल्स आपका क्रेडिट था, लेकिन सेल्स रिटर्न आपका डेबिट है। अगर पहले 1000 सेल हुआ था, मतलब 1000 मिलना था, अब 100 नहीं मिलेगा, तो 100 में डेबिट हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। और कस्टमर को 1000 देना था, अब कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा? कस्टमर मतलब डेटर, अभी कस्टमर अकाउंट भी 100 में कम दिखेगा, ठीक है? डेटर कम दिखेगा, ठीक है? तो ये जर्नल एंट्री है। तो आपको जब भी अकाउंट्स करना है, जीएसटी अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो आपको ये सब चीज देखना होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के कारण, इसीलिए इतना काम होता है सर, ठीक है? क्योंकि जिनका रेगुलर बिजनेस होता है ना, बहुत रेगुलर बेसिस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट चलता रहता है, और रेगुलर बेसिस में अकाउंट्स में उसको चेंज करना होता है। एंड यू मस्ट नो दी एवरी रूल्स, यू मस्ट नो दी रूल्स। issued by a seller to the buyer, seller issues debit note to the buyer if the buyer is undercharged। कई बार क्या होता है, ये भी एक केस है, issued by a seller to the buyer, seller issues debit note to the buyer, seller debit note issue करता है बायर पे, अगर बायर अंडरचार्ज है तो, मतलब बायर को कम दाम चार्ज किया गया है, तो सेलर भी बायर पे एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए डेबिट नोट इशू कर सकता है। और द सेलर हैज सेंड एडिशनल गुड्स, या फिर वो एडिशनल गुड्स देके पेमेंट करने को बोल सकता है। बायर भी कर सकता है क्रेडिट नोट एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेबिट नोट रिसिप्ट, ठीक है? और जो रियल लाइफ प्रैक्टिस है उसमें डेबिट नोट ब्लू इंक में लिखा जाता है और क्रेडिट नोट रेड इंक में एक्सेप्ट किया जाता है। बस ये था थोड़ा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का डिटेल्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा होगा, बचपन याद आ गया होगा। ये बचपन में भी पढ़ा जाता है, स्कूल लेवल में 11-12 किताब में होता है सर। सर तो फिर क्यों बोले? सर मुझे लगा कि एक बार इतना यूज है, आप लोग अभी थोड़ा तरीका बदल गया ना पढ़ने का, पहले सिर्फ नॉर्मल पढ़ते थे, अभी क्या है ना प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, इसलिए थोड़ा बोल दिया। तो फिर ये क्या हो गया, अगर आपको जीएसटी क्लेम करना है तो फिर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स बेसिस कुछ आईटीसीज, अच्छा और भी है सर, डेबिट नोट छोड़ के अगर देखो बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड कस्टम एक्ट में होता है।
बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, अगर इनवॉइस चेंज हुआ है तो रिवाइज्ड इनवॉइस लाओ। डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी, बताएंगे आईएसडी कौन होते हैं, हेडक्वार्टर और ब्रांच ऑफिस के बीच में चलता है, आगे बात करूंगा सर, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में होता है। डॉक्यूमेंट बेसिस विद आईटीसी व्हिच आईटीसी इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, कितना अमाउंट टैक्स हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो नॉर्मली 15 डिजिट का होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 15 डिजिट का होता है। आप लोग बहुत जगह में देखे होंगे जीएसटी नंबर के ऊपर, हाँ सर बहुत जगह में देखे होंगे, कोई भी बिल देख लो आपके पॉकेट में होगा, मनी पर्स में होगा, देख लो एक बार। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहा है उसका डिटेल्स भी होना चाहिए, ठीक है, बंगाल से बिहार जा रहा है कि बिहार से महाराष्ट्र जा रहा है, यू मस्ट नो, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिए सर, नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड्स इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड करेगा, अगर ये पता चल गया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। रूल सर ये कोई बात है, फ्रॉड करेगा तो क्यों मिलेगा? रूल 36 सबसेक्शन 3 में बोला गया है, टैक्स पेड इन परसेंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर एनी डिमांड हैज बीन कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, willful misstatement or suppression of facts cannot be availed as ITC. Restricted ITC on invoice debit notes not furnished, अगर आप invoice furnish नहीं करते हो, रिटर्न फाइलिंग में फर्निश नहीं करते हो बाय सप्लायर इन हिज जीएसटीआर 1, अगर सप्लायर फर्निश नहीं करेगा तो बायर भी क्लेम नहीं कर पाएगा। ये सर्कुलर नंबर 123/42/2019 में 11/11/2019 में इसके बारे में बोला गया, ठीक है। मतलब सप्लायर को सारा डिटेल जमा करना है, जितना जमा वो करेगा उतना ही परचेजर इनपुट टैक्स अवेल कर पाएगा। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा बताता हूं, एक सेकेंड। एक वाइटल पॉइंट में आ रहा है सर, 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और जीएसटी लॉ क्या कहना चाहता है आपको। 11/11/2019 में क्या हुआ था? इट इज ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर्स टेक इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी, मैं आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बताया। Even if proper tax invoice or debit note in respect of inputs or input service are not available, तो मतलब ऐसा रियल में कुछ नहीं है फिर भी आईटीसी ले रहा है। To exercise control over the malpractice of availing bogus ITC by the taxpayers, certain restrictions have been placed on availment of ITC. ITC on all invoice debit notes which are furnished by the supplier, कौन करेगा? Supplier furnish करेगा, GSTR 1 में करेगा। और using the invoice furnishing facility, invoice furnishing facility IFF can be availed in full. The recipient gets detailed of tax invoice and debit note furnished by the supplier in GSTR 1 or using the IFF in his GSTR 2A or 2B. मतलब GSTR 1 में आप लोगों को मैंने पहले दिन भी बताया था, GSTR 1 में सप्लायर जो बताएगा उसी के बेसिस में GSTR 2A में, 2B में या 2 में जो भी बात होगा, ठीक है, इनपुट क्रेडिट जो भी दिखाएगा किसके तरफ से, रिसिपेंट की तरफ से या बायर के तरफ से, तो तभी उसको क्लेम कर पाएगा। और इसके लिए एक फैसिलिटी है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है सर, GSTR 1 इज ए मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट। GSTR 1 जो है वो मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट है कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो सप्लायर की तरफ से हो रहा है। Such details of outward supply मतलब जो सेल की तरफ हो रहा है furnished by the supplier are communicated and made available electronically, जो ऑटो पॉपुलेट होता है। जैसे ही सप्लायर GSTR 1 के थ्रू से अपना डिटेल सबमिट करेगा, GSTR 2A में रिसिपेंट GSTR 2 जब करेगा ना, उससे पहले GSTR 2A में वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा टू दी रिस्पेक्टिव रिसिपेंट्स जिसके साथ हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड in an auto drafted ITC statement generated for every registered person based on GSTR 1 filed by the supplier, ठीक है। तो सप्लायर जैसे ही कुछ अपलोड करेगा उसका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। GSTR 1 जैसे ही फाइल करेगा GSTR 2A में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, सब ऑटो पॉपुलेटेड, ठीक है। तो ये बात आपको मैं यहाँ पर रूल्स के हिसाब से बताया, जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे ना
या रिटर्न फाइल चैप्टर भी आएगा, वहां पर भी मैं थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वहां पर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसा कैसा होता है। बाकी अगर आप कभी भी कहीं पर भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का थोड़ा सा भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता काम करोगे, आपको फटाफट कनेक्ट कर लेगा कि अच्छा ये सब तो मेरा मैं जानता हूँ, बस यहाँ पर कंप्यूटर में टाइप करके हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। हाउएवर, अच्छा और एक बात यहाँ पर देख लो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी in IFF is a facility provided to quarterly taxpayers who are in QRMP। मतलब QRMP मतलब क्वार्टरली टैक्सपेयर्स है लेकिन रिटर्न फाइल मंथली करेगा। QRMP स्कीम क्वार्टरली टैक्स फाइल करेगा बट मंथली रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। इनके लिए ये अवेलेबल है टू फाइल देयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर टू पास ऑन क्रेडिट टू देयर रिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। एक काम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको इजी वे में समझा देता हूँ फटाफट। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में जा रहे हैं सर। देखो ITC on invoice or debit note which have been furnished by their suppliers in their GSTR 1 using IFF, मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज के थ्रू से GSTR 1 में सप्लायर ने जो डिटेल्स भरा, सप्लायर ने जो इलेक्ट्रॉनिकली डिटेल्स भरा, ठीक है, अगर सारा का सारा इनवॉइस दिया है, जितना इनवॉइस था, इनवॉइस हो डेबिट नोट हो, अगर सब कुछ फर्निश है तो बायर को भी या परचेजर को भी या फिर रिसिपेंट को भी 100% ITC क्लेम करने का मौका मिलेगा अगर सारा कंडीशन फुलफिल होता है, जो कंडीशंस मैं आपको अभी अभी बोल के आया। लेकिन किंतु परंतु, सर क्या लेकिन किंतु परंतु, सर ITC ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट which have not been furnished by the suppliers in their GSTR 1 or using invoice furnishing facility IFF, अगर इसको यूज करके कुछ ITC इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है या इनवॉइस फर्निशिंग नहीं हुआ है, तो क्या उसका ITC क्लेम हो सकता है? हो सकता है, बट रेस्ट्रिक्शन के साथ। ओनली 5% ऑफ द एलिजिबल ITC। हो सकता है कि आपने सप्लाई किया, सप्लायर ने सप्लाई किया पर सप्लायर ने फर्निश नहीं किया। हो सकता है कि बायर बोल रहा है कि ये मेरा जेन्युइन बाई है, बायर बोल रहा है कि ये मेरा जेन्युइन बाई है, जेन्युइन परचेस है, नो प्रॉब्लम। पर जब सप्लायर अपलोड करेगा सारा का सारा, अब तब सारा का सारा डिटेल्स में ITC क्लेम कर लेना। पर जब तक मैच नहीं करेगा, आप ओनली 5% तक अवेलेबल कर सकते हो। सर कैसे, थोड़ा दिखाओगे? यस दिखाएंगे सर। रूल समझ में आया? सप्लायर का 5%, सप्लायर जितना अपलोड करेगा उसका 5%, उसका 5%। ठीक है। सप्लायर को तो क्लेम नहीं मिलता, क्लेम किसको मिलता है? परचेजर को मिलता है ना, इनपुट टैक्स है। हाँ मतलब 5% किसका, वो पूछे। सप्लायर जितना अपलोड करेगा उसका। इलस्ट्रेशन देख समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ। विजय सेल्स कौन है? रजिस्टर्ड सप्लायर, receives 100 invoice. Vijay sells a registered suppliers receives 100 invoice for inward supply of goods and service involving GST of rupees 10 lakh from various suppliers during the month of October. Out of 100 invoice, details of 80 invoice involving GST of 6 lakh, 100 invoice में से 80 invoice ऐसा था जिसमें 6 लाख का GST था, have been furnished by the supplier in their respective GSTR 1 filed on the prescribed due date, therefore due date के अंदर किया। Compute the ITC that can be claimed by Vijay Sales in its GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC। मान के चलो कि नहीं तो मतलब 10 लाख का जो GST है वो एलिजिबल है, लेकिन क्या इसमें वो 10 लाख एलिजिबल होगा, ये देखना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखो, कितना ITC वो क्लेम कर पाएगा अक्टूबर में जो 20th नवंबर के अंदर फर्निश हो रहा है। देखो 30,000। 30,000 सर नहीं, 30,000 नहीं, देख ITC to be claimed by Vijay Sales in GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November will be computed as under। देख पहला बात है, टोटल कितना इनवॉइस है? 100 सप्लायर का, 100 में से 80 इनवॉइस जो है वो 6 लाख का है। अमाउंट ऑफ ITC इन्वॉल्व इन इनवॉइस 80 इनवॉइस जो GSTR 1 में सप्लायर ने अपलोड किया वो है 6 लाख का। तो अपलोड है 6 लाख का, तो फिर
विजय भाई 6 लाख का क्लेम कर पाएगा? ये सर नो? हाँ सर। हाँ लेकिन 20 टोटल 100 में से 20 अपलोड नहीं हुआ है, फर्निश नहीं हुआ है। टोटल सेल तो 10 लाख का है, लेकिन 4 लाख का वैल्यू मिसिंग है ना फर्निशिंग में, जीएसटी 1 में। तो इसका कितना क्लेम करवाएगा? सर 5%। मगर सप्लायर क्या अमाउंट पे होगा? 6 लाख पे। 6 लाख का 5%, जितना अवेल कर पा रहा है उसका 5%। ठीक है, तो हो जाता है 0.3 लाख। तो कुल मिला के सेल तो 10 लाख का है, मतलब अमाउंट ऑफ आईटीसी तो 10 लाख का है, बट उसका क्लेम अभी हो पाएगा सिर्फ 6.30 लाख, क्योंकि बोलो। ওটা স্যার ধরুন 20 লাখ টাকা যখন পরে স্যার ফার্নিশড হয়ে যাবে তখন সেই ক্ষেত্রে স্যার তখন আবার ওইটার উপরে ক্লেম করে নিতে পারবে। तब क्लेम कर सकता है, लेकिन ड्यू डेट के अंदर भी करना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल के पुराना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये सब भी पॉइंट आएगा, आगे आगे बताऊंगा। স্যার যদি সাপ্লাই স্যার দেরি করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার তো যে পার্টি স্যার তার তো স্যার বহুত প্রবলেম চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে। हाँ, वो तो ऑब्वियसली अब इन तब तक जीएसटी में बात करना पड़ेगा, ये सब केस को लेके केस बनेगा। ठीक है, ये सब आगे 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 समझ में आएगा। ठीक है, ये सब चलता रहता है, वो तो है, बट पहले नॉर्मल रूल्स तो समझो। तो ये जो दोनों बात मैंने किया आपको, 100% ITC कैन बी एबल्ड ऑन इनवॉइस फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटी 1, जो पहला केस में आपने देखा 6 लाख का। लेकिन एज पर रूल 36 सबसेक्शन 4, ITC in respect of invoice not furnished by the supplier in their GST 1 is restricted to 5% of eligible ITC in respect of invoice furnished in GST 1. Thus, in respect of 20 invoice not furnished in GST 1, the ITC has been restricted to 0.30 lakh, that is 5% of 6 lakh. ठीक है, यहाँ तक बात पल्ला पड़ा? बोलो। यस सर। लेकिन इसी पॉइंट में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, पकड़ना ट्विस्ट को। हाँ, Ajay Sales, a registered supplier, receives 100 invoices for inward supply of goods and services purchase किया basically. Invoice GST involving GST 10 लाख का from various supplier during the month of October. Out of 100 invoice, details of 85 invoice involving 9.70 lakh GST have been furnished by the supplier in their respective GST 1 filed on the prescribed due date. Therefore, compute the ITC that can be claimed by Ajay Sales in their GST 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC. ठीक है, अगर नहीं करेगा तो अदरवाइज होगा, वो छोड़ो उसको। लेकिन आप मुझे ये चीज बताओ कि इसमें तो ज्यादा सर आ जाएगा, 10 जितना लाख उसको है, मिलना चाहिए उससे ज्यादा। उससे ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे? 48,500 है, जबकि यहाँ पे तो 10 लाख अगर देखे तो 30,000 ही हो रहा है इसका। मतलब 9.70 का 5% कर देंगे क्या? 5%। कितना हो जाता है? 48,500। সেই ক্ষেত্রে তো স্যার আসবে না স্যার, नहीं आ रहा है? 10 লাখ সেই ক্ষেত্রে স্যার 10 লাখ টাকা 10 ছাড়িয়ে लाख ही যাচ্ছে। तो 10 लाख छोड़ के जा रहा है ना, हाँ सर। तो ये तो नहीं हो सकता। ना तो सर। रेस्ट्रिक्शन क्या लग जाएगा फिर? 30,000। वेरी गुड सर, देखो यही ट्विस्ट था और कुछ नहीं। ITC to be claimed by Ajay Sales in GST 3B for the month of October to be filed by November 20th November. 85 इनवॉइस का 9.70 लाख पूरा का पूरा मिलेगा, नो प्रॉब्लम। बट 15 इनवॉइस ऐसा है जिसका GST 1 में अभी भी बात नहीं बना है, तो इसके लिए अमाउंट ऑफ ITC एक्चुअली कितना है? टोटल तो 10 लाख ही है, तो 9.70 और इधर 0.30। लेकिन आप अगर 9.70 के ऊपर 5% क्लेम करोगे तो ये तो ज्यादा बन रहा है ना। 9.7 का 5% कितना है? 48,500। 0.485, हाँ मतलब 48,500। लेकिन ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना 10 लाख का, तो फिर आपका रेस्ट्रिक्शन कितना है भाई? यही रहा लास्ट है, 0.30 लाख ही आपको लास्ट मिलेगा। ठीक है,
मतलब जोश में आके होश ना खो देना सर। हाँ जोश में नहीं 5% होता है, जोश में आ गया तो और মানে होश ক্ষেত্রে স্যার এটা যদি 10 লাখ টাকার বেশি থাকতো বা 10 লাখ টাকা যদি 11-12 লাখ টাকা হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার তখন এটা অ্যাকচুয়ালি इन दैट কস্টে केस চলে मिल আসে जाता, लेकिन इसका तो टोटल सेल्स 10 लाख ही है, ওটা टोटल ওভার হয়ে आईटीसी तो 10 টোটাল लाख, অ্যামাউন্টটা ওভার হয়ে যাচ্ছে চলে আসছে না এই ক্ষেত্রে तब नहीं आएगा, सिंपल बात है। तो अगेन वही बात, as per rule 36 subsection 4, ITC in respect of invoice not furnished by the supplier in their GST1 is restricted to 5% of eligible ITC. Rule सही है, in respect of invoice furnished in GST1. However, since in this case 5% of eligible ITC in respect of invoice furnished in GST1, that is 5% of 9.7 lakh, exceeds the actual ITC, that is 0.30 lakh, in respect of 15 invoice not furnished in GST1, ITC able should be limited to amount of actual amount of ITC. This should be your answer. ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, छोटा छोटा बात है बट कई बार दिमाग खराब कर देता है, मतलब सिली मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा ही चर्चा चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ये आगे का चर्चा आप लोगों को मैं नोट शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। ये आईटीसी का डिटेल्स नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग घर में गो थ्रू कीजिएगा, जितना समझ आता है, जितना मैं कराया उसको तो मस्ट गो थ्रू, और जितना नहीं कराया वो नेक्स्ट दिन करूंगा, लेकिन आप लोग गो थ्रू करते रहिएगा। अब आगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या है बताऊंगा, और बहुत सारा एग्जाम्पल है आईटीसी का जो मैं आगे मतलब ऑलमोस्ट कितना एग्जाम्पल होगा जानते हो, 36-37 एग्जाम्पल, 42, हाँ 42-43 एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग सिनारियों पे। मैं आपको धीरे धीरे चर्चा करूंगा और क्वेश्चंस भी बात करूंगा। आईटीसी चैप्टर करने के बाद ना जीएसटी में पूरा पकड़ आ जाएगा आप लोगों का, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद सिर्फ रिटर्न फाइलिंग वगैरह बचा रहेगा, ठीक है, और वो फॉर्म वगैरह बचा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा समय मैं दूंगा, 4-5 और 2-4 क्लास लगेगा, तो इसमें आपका आईटीसी में पूरा पकड़ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आईटीसी में आपका पूरा सॉलिड पकड़ हो, ताकि रियल लाइफ में कभी दिक्कत ना हो, और एग्जाम में आईटीसी से काफी अच्छा सवाल कर लेता है, उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है सर। স্যার কিছু এমসিকিউ পাঠাবেন না? एमसीक्यू अच्छा পাঠাবো सेंड করবো, एमसीक्यू सेंड করবো। जिन लोगों का एमसीक्यू है, एमसीक्यू ऐसे सीएमए में और सीएस के केस में भी एमसीक्यू है। सीएमए एमसीक्यू हल्का फुल्का पूछ लेते हैं कई बार, मतलब कनेक्टेड में, ठीक है। मैं शेयर करूंगा एमसीक्यू आप लोगों को, आप लोग স্যার प्रैक्टिस। নোটসটা স্যার ओके मैं नोट शेयर करता हूँ सर, सुबह तक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। তো বলছিলাম ওই আগের দিন স্যার জুরিসপ্রুডেন্সের ক্লাসটা করা হয়নি স্যার, সোমবার দিন আমার ওটা স্যার একটু ব্যাকআপ করতে পারেন? ওকে পাঠিয়ে দেবো পাঠিয়ে ঠিক আছে বাই স্যার। ওকে বাই बाय सर। টাটা। রাখছি দাদা। বাই স্যার।